एसी नहीं चल रहे, जल्दी बताओ। तुम लोगों ने बंद कर रखे हैं, सब चल रहे हैं कि नहीं? एक बार चेक कर लो सब लोग सारे चल रहे हैं कि नहीं। ये रही कलम। तो कल हमने बात की थी उद्योगों के स्थानीयकरण के कारकों की। आशा आपको समझ भी आया होगा, कुछ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा होगा, कुछ विचार आपने भी पैदा किए थे। कोई प्रश्न है तो पूछिए जल्दी से। गुड इवनिंग। ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हो गई ना, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जल्दी से कोई प्रश्न है तो पूछें। आपके पास कोई कॉपी किताब कुछ नहीं? अच्छा, उधर के लिए खड़े। कोई प्रश्न? सब क्लियर है? सब बस आप सिलेबस खत्म करा दो, हमें सब क्लियर है। तो मंडे से हम क्या करने वाले? जनरल ज्योग्राफी। कहां से आएगी वो, उसके लिए किताब कौन सी है? एनसीईआरटी। कौन सी? 11th पार्ट 1। ठीक है, अभी तक विश्व भूगोल के लिए कौन सी थी? 6, 7, 8। 6, 7, 8 में कुछ बेसिक भी है, वो भी करा देंगे। ठीक है, चलिए। तो अब हमने खनिजों की बात कर ली है, खनिज से शुरू करेंगे और फिर खनिजों के बाद फिर वापस उद्योग में ही जाएंगे। उद्योग अब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तो हो गया है, ठीक है, उसी में वापस चलेंगे। तो जो खनिज होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, ये जैसे हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं, एक संतुलित आहार में रोटी चावल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रोटी चावल क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। दाल दूध क्या देता है? प्रोटीन देता है। और पालक, हरी सब्जियां क्या देती हैं? सब पालक तो आयरन देती है, हरी सब्जियां क्या देती हैं? विटामिन भी देती हैं, मिनरल भी देती हैं। देती कि नहीं देती? लेकिन हम खाते क्या हैं ज्यादा? मिनरल ज्यादा खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लगता है, ठीक है। प्रोटीन ज्यादा लेते हैं या फिर विटामिन? प्रोटीन ज्यादा लेते हैं। क्यों? हमारे शरीर में जो मांसपेशियां वो किससे हैं? प्रोटीन से ज्यादा है। विटामिन भी अपना सुचारू रूप रखते हैं। कुछ होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मतलब जो ज्यादा मात्रा में लगते हैं, और कुछ होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऐसा कुछ स्कूली पाठ्यक्रमों में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो हमारे भोजन में, हमारे आहार में कुछ जो है पोषक तत्व मैक्रो होते हैं और कुछ माइक्रो होते हैं। तो जब हम बात करते हैं एक देश के विकास की, आर्थिक विकास की, औद्योगिक विकास की, तो उसके लिए खनिज चाहिए। खनिज कच्चा माल है, लेकिन सभी खनिज सेम अनुपात में नहीं चाहिए होते हैं। तो कुछ क्या होते हैं? मैक्रो मिनरल्स, और कुछ क्या होते हैं? माइक्रो मिनरल्स। ठीक है, तो मैक्रो और माइक्रो मिनरल होते हैं। मैक्रो जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, माइक्रो जो कम मात्रा में चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे तो बृहद। और ये क्या होंगे? लघु खनिज। समझ में आया? तो दो प्रकार के खनिज हैं जो भी हमने बात की है। अभी से लिखे या ना लिखे ये आपकी मर्जी है, लेकिन वो है। ठीक है सर, जब कोई जलयान पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो उसकी तिथि में एक दिन जोड़ दिया जाता है, और यदि पूर्व की ओर यात्रा करता है तो एक दिन घटा दिया जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होता है। मेरे जलयान ने कई बार पूर्व की यात्रा की है, कई बार पश्चिम की भी यात्रा की है, तो ऐसा जमा घटा नहीं है। ये गलत प्रश्न मत पूछिए। रही बात किस तरह से देशांतरों से समय रखा जाता है,
उस पर हम काम करेंगे। तो गलत गलत प्रश्न पूछने की प्रथा कम कर दीजिए। रोज जो है एक नया प्रश्न बना देते हैं, फिर तो रेलगाड़ी में भी ऐसा नहीं होगा। जो रेल बिहार से पंजाब की तरफ जा रही उसमें एक दिन बढ़ा दो, जो पंजाब से बिहार जा रही उसमें एक दिन घटा दो। ये थोड़ी कोई बात हुई। तो गलत गलत सवाल नहीं पूछेंगे। और जब इस पे बात आएगी, यह है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित प्रश्न है, तो उसको हम जनरल ज्योग्राफी में जब देशांतर का किस तरह से समय मापन में प्रयोग होता है वो बताएंगे तो करेंगे। ठीक है। तो बेकार में आधे अधूरे ज्ञान पर या फिर किसी ने कहीं पर आपको पूछ लिया, चुनौती दे दी, अभी मैं बताता हूं, अरे। और ये इसका उत्तर कहां पे दिया हुआ है? छठी क्लास की एनसीईआरटी में, जहां पे देशांतर बताया जाता है वहां पर दिया हुआ है। वो भी नहीं पता है, आधा अधूरा प्रश्न पूछेंगे, तो ये कोई आपको हम अधिकार नहीं दे रहे कि पर्ची आप डाल के कुछ भी जो आपके मन में आएगा, जिसका कोई सही प्रसंग भी नहीं होगा, वो प्रश्न का क्या फायदा। तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गए, मैक्रो और माइक्रो मिनरल भी हो गए। हमारे शरीर को मिनरल नहीं, हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, पोषक तत्व, और अर्थव्यवस्था और विनिर्माण या फिर उद्योग को क्या चाहिए? खनिज चाहिए। तो मैक्रो भी हो सकते, माइक्रो भी हो सकते। लेकिन कुछ जो होते हैं ये होते हैं सामरिक, सामरिक या स्ट्रेटेजिक, या इनको क्रिटिकल भी कहते हैं। क्रिटिकल मतलब संवेदनशील। अब इनमें क्या बात है कि ये कुछ ऐसे ऐसे तत्व हैं जिनसे आजकल की जो आधुनिक तकनीक की जो नई नई चीजें बन रही हैं उनमें इनका उपयोग होता है। क्या होता है? वहां पर इनका उपयोग होता है, और ये आसानी से हो सकता है आपके देश में ना मिले। तो आपके देश में इनका क्या है? अभाव। ऐसा नहीं पृथ्वी पर अभाव है, लेकिन आपके देश में अभाव है। तो अभाव है तो आप किस पर आश्रित होंगे? आयात पर आश्रित होंगे। आयात पर आश्रित होंगे, कोई भी आपकी बाह मरोड़ सकता है कि भाई हम नहीं देंगे, यह भी संभव है। उसके बाद इनका कोई इनके सामरिक उत्पादों में भूमिका है, और इसके लिए एक विशेष तकनीक लगती है, वो तकनीक आपके पास ना हो, यह भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में है, आपके देश में बहुत ज्यादा मात्रा में है, विश्व में भी है, लेकिन विश्व में इसका उत्पादन क्या हो रहा है? सस्ता हो रहा है। अगर विश्व में बाकी देशों में ये सस्ती दर पर पैदा हो रही है, तो क्यों अपना संसाधन बर्बाद करना, खरीद न लें? सोच के देखिए, आपका संसाधन है, आप उसे कभी भी यूज करिए। आप उसे बनाते हैं और यहां पे 10 रुपया में बनता है, वो आपको 8 रुपया में बाजार से मिल रहा है। अपना बचा के रखो, बचा के रख सकते कि नहीं? तो बाहर सस्ता है तो आयात इसका सस्ता है, आयात इसका सस्ता है। लेकिन इसमें एक समस्या है, अगर इसका आयात सस्ता है तो आप क्या कर रहे हैं? अब आप आयात पे आश्रित हैं। आपने उसके उत्पादन के लिए क्या उद्योग बना के रखा? नहीं बना के रखा। तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है कि अचानक उसकी मांग में वृद्धि हो, और जहां से आप विश्व से आयात कर रहे हैं, विश्व कह दे हम नहीं दे रहे, तो फंस गए कि नहीं फंस गए? तो ऐसों में थोड़ा समझ के रहना पड़ेगा कि नहीं? तो अगर आपके पास अभाव है, अगर इनकी सामरिक उपलब्धता है, इनकी जरूरत बहुत ज्यादा है, इनका आयात सस्ता है लेकिन कभी भी हो सकता है, और इनको जुड़ी हुई तकनीक तकनीक जो है हमारे पास सीमित है, हमारे पास वो संसाधन है, हम उसका यूज नहीं कर पा रहे। ठीक है। डन। तो ये क्या हुए? ये स्ट्रेटेजिक हुए। तो स्ट्रेटेजिक कौन से होंगे? मैक्रो होंगे या माइक्रो होंगे? जल्दी बताइए। स्ट्रेटेजिक जो हैं वो वृहद मात्रा में होंगे या लघु मात्रा में होंगे? तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये वर्गीकरण इन सबसे अलग है। भाई मेरे देश में खनिज मिल रहे हैं, कुछ बहुत सारी मात्रा में मिल रहे हैं, कुछ कम मात्रा में मिल रहे हैं, कुछ का मैं ज्यादा उपभोग कर रहा हूं, कुछ का मैं कम उपभोग कर रहा हूं। वो तो है ही है, लेकिन उनमें कुछ यहां भी हो सकते हैं, कुछ यहां भी हो सकते हैं जिनमें ये वाले गुण हो। तो क्या हर देश को पहले ऐसे वाले खनिजों को चिन्हित करके रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए?
जैसे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ने को तो सभी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन कुछ मुख्य बिंदुओं पर खास ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं? तो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण आया, हमारा बजट आया, बहुत बड़ी चीजें, बहुत बड़े दस्तावेज हैं, लेकिन क्या उनके मुख्य बिंदु सरकार ने ही घोषित कर दिए कि नहीं कर दिए कि भाई ये देखो पावर पॉइंट इसमें ये आ गया नहीं आ गया? तो मैं ये कह रहा हूं कि हर देश के पास बहुत सारे खनिज मिलेंगे, हर देश के पास बहुत खनिज मिलेंगे, उनका उपभोग होगा नहीं होगा वो सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ ऐसे खनिज होंगे जिनका उस देश को विशेष आवश्यकता है और जिनका उस देश के अग्रणी भूमिका निभाने में वो होने ही होने चाहिए। अगर नहीं है तो उस देश को कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कुछ आपस में गठबंधन करके रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? यार ये हमारे मित्रवत देश हैं, ये हमें जब जरूरत पड़ेगी तब देंगे, करना पड़ेगा कि नहीं? तो इनको खासकर सूचीबद्ध किया जाता है, हर देश अपने लिए ये करके रखता है। तो कौन से आए? स्ट्रेटेजिक, क्रिटिकल, और यहां पर हमने क्या किया? मैक्रो और माइक्रो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज हमने देखी कि ये धात्विक और अधात्विक भी हो सकते हैं। ठीक है। अब मैं पूछूं, जल्दी से बताइए कि सामरिक कौन से होते हैं, धात्विक या अधात्विक? कुछ भी हो सकते हैं सर, ये तो अलग अलग तरह के वर्गीकरण है, कोई रंग के आधार पे कर दे, कोई किसी के भी आधार पे कर दे। यहां पर एक और श्रेणी आई जिसको हम क्या कहते हैं? रेयर अर्थ मेटल्स। क्या कहते हैं? रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर क्या होते हैं? रेयर कम मात्रा में जो मिलते हैं। तो पृथ्वी में जो रेयर होते हैं उनको कम मात्रा वालों क्या कहा जाता है? रेयर अर्थ एलिमेंट। शब्द तो ऐसा ही है, रेयर मतलब बहुत ही कम मिलने वाला, कम मात्रा में। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये रेयर शब्द यहां पर, इसका कोई खास मतलब यहां पर है नहीं। ये केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, केमिस्ट्री में जुड़ा हुआ है। तो जितने लोगों को केमिस्ट्री की ये सारिणी याद है, पीरियोडिक टेबल, ऐसा याद है कि नहीं कुछ? सर मुझे इससे बहुत डर लगता था, मेरी भी कोई खास दोस्ती नहीं थी, जिसको डर लगने लगे, ऐसा कुछ था। तो इसमें सारी के सारे तत्व थे, लेकिन 2 डब्बे अलग से बनाए गए थे। 2 डब्बे और भी थे कि नहीं? क्या थे डब्बे? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। यहीं पे कहीं पे लेंथेनम आता था, एक्टिनियम आता था। सर मुझे पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, डब्बा अगर देखा हो तो डब्बे के नीचे और डब्बा होता था। ठीक है। तो ये जो है इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता था। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कुछ इस तरह से कहा जाता था। इनसे बनता है क्या आपका? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो क्या ये रेयर हुए पृथ्वी की सतह में? वो तो जाके देखना पड़ेगा। तो कई तो इनमें ऐसे भी तत्व हैं जो कई जगहों पर खूब आसानी से उपलब्ध है। तो ये सोचना कि रेयर अर्थ का मतलब ये कहां पर है, बहुत मुश्किल से दुर्लभ मिलते हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये मिलते हैं, खूब मिलते हैं, बट किस वजह से अलग माने गए? ये अलग माने गए। ठीक है। तो पहला तो शब्द मैंने क्या आपके दिमाग से हटाया? रेयर अर्थ। अब रेयर का एक और यहां पे मतलब आता है कि हमारे जो उच्च टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, जैसे चिप बन रहा है टेलीकम्युनिकेशन के लिए, मोबाइल फोन के लिए, या फिर कुछ उच्च टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास सोलर पैनल बन रहा है, सैटेलाइट के कुछ स्पेयर पार्ट बन रहे हैं, बहुत सारी चीजों में टीवी के स्क्रीन बन रहे हैं, उन सब चीजों में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो बहुत सी स्ट्रेटेजिक चीजों में इन धातुओं का बहुत ही कम मात्रा में लेकिन उपयोग होता है, तो इसलिए भी रेयर हो गए। तीसरा कारण अगर मैं इसको रेयर कहूं कि इसको रेयर क्यों कहा जाता है, तो बहुत अरसे तक अगर देखा जाए, अच्छे 30-40 साल पहले तक भारत इसका विश्व का 5% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उत्पादक था। चीन भी ऐसा ही था, 5%। ठीक है। चीन की सरकार को एक ख्याल आया कि ये जो पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी के जो देश हैं, इनके पास क्या है? इनके पास तेल है। तेल है तो दुनिया की गर्दन इनके हाथ में है कि नहीं? तो चीन का मन था कि हमारे हाथ में भी दुनिया की गर्दन हो। तो वो क्या चीज है जिस पे दुनिया ध्यान नहीं दे रही है?
रेयर अर्थ एलिमेंट। तो चीन ने क्या किया, इस पे चुपचाप काम करना शुरू किया। विश्व का 5%, 10%, 15, 25, 30, 50, 70, 80, 90, विश्व के 90% उत्पादन पे चीन ने अपना सब कुछ लगा दिया कि ये बनेगा तो हमारे यहां ही बनेगा और दुनिया से हम सस्ता बना देंगे। तो दुनिया क्या करेगी, दुनिया उसको बनाना छोड़ देगी और सब कहां से लेंगे, चीन से लेंगे। ऐसे जियो पहले फ्री में आया था कि नहीं, जियो फ्री में आया था कि नहीं, साल भर फ्री, जो करना है करो। अब सबके पास जियो है तो अब जो है दर बढ़ गई है, बढ़ेगी कि नहीं बढ़े। चाइना ने ठीक वही दिमाग लगाया और सब कुछ है। और ऐसा हुआ कि आज का जो जो इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको पढ़ाया जाता है कि चाइना और रशिया की करीबी होने से वो क्या यूएस की पावर को चैलेंज कर रहा है, यूरोपियन यूनियन को चैलेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब दुनिया ने मुड़ के देखा है कि यार ये तो चाइना पे आश्रितता हो गई, चाइना पर आश्रितता हो गई। तो अब यूएस और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर, आपने एक और समूह सुना, ऑकुस समूह सुना है कि नहीं सुना, AUKUS ऑकुस समूह सुना कि नहीं सुना कोई बात नहीं, नहीं सुना तो आगे सुन लेंगे जब उसमें पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, कि चाइना को रोकने के लिए प्रशांत महासागर के देशों ने, जिसमें भारत भी आ जाता है, उनसे जुड़ जाता है, प्रशांत एशिया प्रशांत जिसे हम कहा जाता है, तो उनसे जुड़ के चाइना को रोकने के लिए, उनका प्रभाव रोकने के लिए इन्होंने कहा हम अपना निवेश करेंगे और खुद से बनाएंगे। तो रेयर अर्थ एलिमेंट पृथ्वी की परपटी में उपलब्ध है या नहीं है, हैं, खूब उपलब्ध है। कुछ उनमें से निश्चित रूप से बहुत विरल मात्रा में है, कुछ डेफिनेटली रेयर है, बट कुछ अबंडेंट भी है। लेकिन उनके लिए चुनौती क्या हो जाती कि उनके विकास के लिए हमने टेक्निक नहीं डेवलप की, और ये कहां पर जाते हैं, उच्च टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में जाते हैं। तो हर देश अपने अपने किन को चिन्हित करता है, क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट निकालता है। हर देश अपने वृहत और लघु खनिजों को आइडेंटिफाई करता है, धात्विक अधात्विक को आइडेंटिफाई करता है, और रेयर अर्थ मेटल्स में या एलिमेंट्स में अब विश्व की रुचि जागी है, जब विश्व सोता हुआ पाया गया कि भाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये। आपको यह भी बता दूं कि एक और कारण था जिसकी वजह से विकसित देशों ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे काम नहीं किया। वो कारण यह था कि इनको जब निकाला जाता है तो इससे बहुत प्रदूषण होता है। प्रदूषण होता है तो पर्यावरणीय कानून कहां पे ज्यादा सख्त हैं, विकसित या विकासशील देश? विकसित देशों में ज्यादा सख्त हैं, और विकासशील देशों में भी चाइना में कानून तो कुछ होता नहीं है, जो सरकार ने बना दिया। तो चाइना अगर इनका उत्पादन कर रहा था तो विश्वास करिए चाइना इसके लिए बहुत ज्यादा प्रदूषित हुआ है, और चाइना सरकार ने कहा कोई बात नहीं, जो बन रहा बनने दो, जितना नुकसान होगा देखेंगे, बट दुनिया पे कब्जा हमारा होना चाहिए। तो कई बार लोग कहते हैं कि अरे चाइना जैसा होना चाहिए, चाइना जैसा नहीं होना चाहिए भाई। जब चाइना अपने करने पर आता है तो आपका नुकसान, क्षेत्र का नुकसान जो होता है उसको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। अब इससे जुड़ी हुई कुछ सूचना जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिएगा। और क्रिटिकल अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, या तो दोस्ती कर लेनी चाहिए, दोस्ती नहीं कर सकते तो विवाह कर लेना चाहिए, जोधा अकबर कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए। अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो निवेश कर दो ना। विवाह का मतलब क्या है, आप जाके उस देश में निवेश कर दीजिए कि भाई ये संसाधन है, तुमसे तो होगा नहीं, हम कर दें तुम्हारे लिए 50-50, तो इसे विवाह कहते हैं। प्रमुख खनिज, ताकि आपको मोक्ष मिल जाए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ईंधन खनिज, अन्य प्रमुख खनिज शामिल हैं जैसे परमाणु खनिज, गैर धात्विक खनिज सहित धातु खनिज। तो बहुत सारे प्रमुख हैं। जो भी हमने बात की वो हमने क्या बात की, प्रमुख खनिज। लघु खनिज क्या है, मिट्टी, स्लेट, ये सामग्रियां शामिल हैं, और ये हमारे पास है बहुत सारी, बट हम इनका ऐसा कोई खास, हम इनकी उपयोगिता में हमें वो दिक्कत नहीं है कि हमें इनको बचा के रखना है, ये भी अपनी मात्रा में, तो ये आपके लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। अभी बजट में भारत सरकार ने इसकी घोषणा की, तो ये लिखिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन। कौन सा मिशन, महत्वपूर्ण खनिज मिशन। तो पहले तो खनिजों का वर्गीकरण किया हमने, मेजर माइनर की चिंता नहीं करनी, मेजर माइनर की चिंता नहीं करनी है। हाँ, महत्वपूर्ण खनिज होने चाहिए।
तो भारत सरकार ने क्या कहा है, इसका घरेलू उत्पादन करेंगे अगर ये महत्वपूर्ण है तो, ताकि इनको हम इनकी मात्रा बढ़ा सकें। रिसाइकल करेंगे, ठीक है। विदेशों में क्या करेंगे, अधिग्रहण करेंगे। विदेशों से, जो मैंने कहा विवाह करेंगे, हाँ भाई हम आपके यहां निवेश करेंगे और इसकी स्थापना होगी। तो सरकार का मंशा यह है कि हमारे पास एक महत्वपूर्ण खनिजों का मिशन हो, जिसमें हम अपने देश में तो घरेलू उत्पादन को बढ़ाएंगे, जहां उत्पादन हो रहा है उसका वेस्टेज ना हो, उसका पुनर्चक्रण कर देंगे, और जिस चीज की भारी कमी है उसमें हम क्या करेंगे, उसका कहीं जाकर अधिग्रहण कर लेंगे। कहां पर, विदेशों में अधिग्रहण करेंगे। ये जो बजट में घोषित हुआ है, ये हमारे खनिज। तो ये अभी के बजट में हुआ है। अब ये महत्वपूर्ण खनिज क्या होते हैं, इनके बारे में हमने आपको सूचना दी, ये लिख लीजिए, काम की चीजें हैं। महत्वपूर्ण खनिज, ये खनिज आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आर्थिक विकास तो होगा ही होगा, खासकर इनसे राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन खनिजों की उपलब्धता में कमी, अगर इनकी उपलब्धता में कमी आई या कुछ भौगोलिक स्थानों पर इनका निष्कर्षण या संकेंद्रण है, जिसकी वजह से आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरी। आपूर्ति श्रृंखला क्या होती है, सप्लाई चेन ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, व्यवधान। तो ये महत्वपूर्ण खनिज वो होते हैं जिनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना देश की आर्थिक और सामरिक दोनों जरूरतों में बहुत ज्यादा अहम होता है। और ये कहीं ना कहीं पर सीमित है, इनकी मात्रा कहीं पर सीमित है। इनकी सप्लाई चेन कभी भी रुक सकती है, और रुकी तो देश कहां जाएगा, वो समस्या, दो समस्याएं हो सकती है। देश में आर्थिक समस्या हो सकती है या सुरक्षा संबंधी समस्या हो सकती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि मलेशिया ने पाम ऑयल पे बैन लगा दिया, तो भारत में तेल की कीमतें बढ़ गई, खाद्य तेल की कीमतें बढ़ गई। क्यों, क्योंकि पाम ऑयल पे बहुत बड़ा कब्जा किसका है, इंडोनेशिया, मलेशिया का। तो फिर भारत ने क्या शुरू किया, अगर आपको याद हो, राष्ट्रीय पाम मिशन, कि भैया मलेशिया इंडोनेशिया पे रहे तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं। तो वो सारी चीजें किस में आने वाली हैं, महत्वपूर्ण खनिज। अब पाम तो खनिज में नहीं आएगा, वो तो पौधा है, लेकिन उस तरह की चीजें उदाहरण के रूप में कह रहा हूं। सभी लोग महत्वपूर्ण खनिज समझ में आ गया। तो खनिजों का वर्गीकरण, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है कि लघु खनिज, वृहद खनिज क्या होते हैं, स्ट्रेटेजिक खनिजों के बारे में बताइए। तो ये आपकी सोच विकसित होनी चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को दिमाग में रखते हुए ये आपको सूचना दे रहा हूं। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके लिए भारत सरकार, करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं, करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं कि भारत सरकार ने पिछले ही वर्ष, ये आपको लिखने से पहले, भारत सरकार ने पिछले ही वर्ष एक नया शेड्यूल बनाया, किसमें, जो हमारी मिनरल अधिनियम है, जो हमारा खनिज अधिनियम है, उसमें हमने एक नया शेड्यूल डाला, जिसमें हमने क्रिटिकल
संवेदनशील और सामरिक खनिजों की बात की है। और इसमें कितने डाले हैं? 30 क्रिटिकल मिनरल डाले। ये खनिज अनेक महत्वपूर्ण उपयोगों का हिस्सा है, जैसे शून्य उत्सर्जन वाहन की बात कर रहे हैं हम। अब उत्सर्जन हटाना है तो कुछ यंत्र डालना पड़ेगा उसमें, तो कैटलिस्ट क्या होगा? ये निकल कर आएंगे। पवन टरबाइन, सौर पैनल, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, सूचना एवं संचार, ठीक है, सुरक्षा अनुप्रयोग, स्थायी चुंबक, सिरेमिक, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके उत्पाद में कुछ चाहिए। तो भारत सरकार ने क्या सूची दी? यहां पर 30 क्रिटिकल मिनरल की सूची दी है। 1957 की जो हमारा अधिनियम था उसमें हमने एक शेड्यूल डाला है। करंट अफेयर्स है, इस तरह से करंट अफेयर्स लेना है। पिछले वर्ष हमने ये सूची डाली और इस वर्ष हमने बजट में क्या कह दिया? मिशन। तो यूपीएससी जब छात्र पूछते हैं सर कितना पुराना पूछ सकता है, तो आज का बजट किससे जुड़ा हुआ है? पिछले वर्ष के संशोधन से जुड़ा हुआ है। तो हमें वो जो आज हो रहा है उसके पीछे अगर कोई कदम उठाया गया था तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो आप क्रिटिकल लिख रहे हैं, आप चाहें तो उसमें लिख सकते हैं इनका महत्वपूर्ण उपयोग कहां कहां होता है। सौर पैनल में होता है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी में होता है, सिरेमिक्स में होता है, तो ये भी लिख सकते हैं। क्यों लिखवा रहा हूं? फिर वही वाली बात है, जब आपके पास उत्तर लेखन की भाषा नहीं होती, आप जनरल जनरल चीजें लिख कर आओगे। ये मेरी दृष्टि में 2025 में जो प्रीलिम्स भी देंगे, मेंस भी देंगे, इस पर खास ध्यान देना चाहिए। 23 में इसमें संशोधन होता है, 24 में बजट में घोषणा हो जाती है। आपके अटेम्प्ट में निश्चित रूप से क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल आपको इस संदर्भ में पता होना चाहिए। नाम में अभी नहीं फंसता है, नाम के बारे में कुछ और बताता हूं। सिरेमिक क्या होता है? सिरेमिक जो आपके आपने कप प्लेटें देखी? कप प्लेट वो जो बोन चाइना जैसी होती है, सिरेमिक उससे बनता है। ठीक है, जो हिंदी में लिखा है, जो बता रहा हूं सिर्फ वही करना है। तो आप ये लिख सकते हैं खनिज अनेक महत्वपूर्ण उपयोगों का हिस्सा है और हाल ही में 30 खनिजों की सूची इसमें डाली गई है। कितने? 30 क्रिटिकल खनिज, 30 क्रिटिकल खनिज। इनपुट और सामग्री शामिल हैं। इनपुट और सामग्री शामिल हैं। अंतिम में अगर किसी को डाउट है तो वो है। डन। अब इनके नाम क्या है? एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, ग्रेफाइट, हाफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम। निश्चित रूप से आप याद नहीं कर सकते तो वो करना भी नहीं है, बट इसकी सूचना आप तक होनी चाहिए। क्रिटिकल मिनरल आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ स्लाइड लेकर आया हूं ताकि आप ये देख सकें। लिथियम हम, ये जो नेट इंपोर्ट रिलायंस है, हमें कितना आयात करते हैं? वर्ष 2020 लिथियम हम 100% कर रहे हैं, वेनेडियम हम 100% कर रहे हैं, नायोबियम हम
100%। जर्मेनियम हम 100%। कहां से कर रहे हैं? चाइना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। भाई अगर ये बंद हो गए तो फिर क्या करोगे? क्रिटिकल हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए मिशन है, इसलिए मिशन लेकर आए कि नहीं है कि यार ये सारा का सारा हम जिरकोनियम 80%, ग्रेफाइट 60%, मैंगनीज 50%, जब हम इनको सबको इंपोर्ट कर रहे हैं और जो सारी चीजें आपको बताई, ये सारी चीजें हमारी रुक सकती हैं कि नहीं रुक सकती? तो सरकार को इन पे क्या करना चाहिए? पहली चीज, घरेलू उत्पादन बढ़ाइए। जो बाहर से लेकर आए हो उसको बेकार में फेंकिए मत। आपका मोबाइल जो है अगर चलना बंद हो गया तो इसको कचरे में मत डाल दीजिए, इसके अंदर जो धातु हैं उन्हें निकाल लीजिए ताकि उनका पुनर्चक्रण हो सके। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की हैंडलिंग ज्यादा समझदारी से होनी चाहिए। और तीसरा उन्होंने क्या कहा? भाई एक काम करो ना, ब्राजील से मंगा रहे हो, ब्राजील से दोस्ती कर लो, एक दो खदान वहीं पे ले लो। ब्राजील की ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? अगर ब्राजील इच्छुक हो तो उसके लिए क्या लगेंगे? अंतरराष्ट्रीय निवेश लगेंगे। उसके लिए कोई संस्था होनी चाहिए, संस्था है भारत की। इस संस्था का नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है संस्था का? नाम काबिल। तो जहां आपने लिखा है विदेशों में निवेश करेंगे तो कौन करेगी? काबिल। संस्था का नाम है काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये केंद्र सरकार के साथ चलती है। इसमें नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान कॉपर, मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये सब मिलकर ये दुनिया में देखते हैं कहां पर होगा और विदेशों में अधिग्रहण करते हैं। कौन सी कंपनी? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। आसान है। तो क्रिटिकल खनिजों को, ताकि आपने तो बजट में एक ही लाइन सुनी बट उसके पीछे का भूगोल तो समझ में आना चाहिए क्या है। ठीक है। और भारत ने सिर्फ यही नहीं किया, भारत ने देखा इस समस्या से तो आजकल अमेरिका भी जूझ रहा है। अमेरिका ने भी अपनी लिस्ट जारी कर रखी है। हर देश, हमने कितने किए? हमने 30 किए, अमेरिका ने कुछ 23 कर रखे हैं। तो अमेरिका को भी खासकर डर किसका है? चाइना का, कि बहुत सी चीजें कहां से आ रही हैं? चाइना से। तो अमेरिका ने कहा यार हमें खुद बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या अमेरिका पूरा तैयार है? अमेरिका तैयार नहीं है। अमेरिका ने कहा कनाडा, भाई तुम भी बनाओगे? कनाडा ने कहा हम भी बना देंगे। उसने पूछा ऑस्ट्रेलिया से, तुम बनाओगे? ऑस्ट्रेलिया ने कहा हम बनाएंगे। तो उनका एक काम करें, हम लोग एक पार्टनरशिप ना कर ले। पार्टनरशिप क्या है? एमएसपी। एमएसपी वो किसानों वाला एमएसपी नहीं है। ये कौन सा वाला है? मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो हमने क्या किया? खनिज सुरक्षा भागीदारी। हमने नहीं किया, मतलब यूएस ने किया। खनिज सुरक्षा भागीदारी, उसमें देशों को जोड़ा और कहा ये चाइना का जो एक छत्र राज हो गया है, इसको हमें रोकना है। तो हम ये समूह बनाते। भारत ने कहा हेलो हमें भी ले लो। हम भी यही सोच रहे थे तब से, वैसे भी पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत आपस में मिल के बांट के हो जाएगा। तो भारत ने इसको ज्वाइन कर लिया है। ये यूएस लेड मल्टीलेटरल पार्टनरशिप है जो चाइना से सीमित करने के लिए, और भारत ने जून 2023 में जोड़ा है और भारत इसका लेटेस्ट सदस्य बना है, 14वां सदस्य देश बना है। आप समझ सकते हैं बजट में खनिज क्यों लाया गया। तो बजट में खनिज लाने के लिए भारत की भी जरूरत है, और भारत जब एक पार्टनरशिप का हिस्सा बनता है तो भारत को अपनी नीतियां बनानी पड़ेंगी कि नहीं। तो हम इन खनिजों पर विशेष ध्यान देंगे, और केंद्र सरकार को भी आश्वासन है कि इसमें अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट भी आने वाला है। तो बजट में तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ये प्राथमिकता है। कितने लोगों को समझ में आ गया? ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो आर्थिक पहलू है वो अर्थव्यवस्था के शिक्षक पढ़ा देंगे, लेकिन जो मेरा इसका भौगोलिक पहलू है वो समझाने के लिए था। इसका थोड़ा सा रासायनिक में अब हम इसको हटा रहे हैं। इसको हमने क्या कहा? दुर्लभ, अर्थ को यहां पर मृदा कह रहा हूं, और खनिज, दुर्लभ मृदा खनिज भी देख लेते हैं। अब क्या शीर्षक देंगे? दुर्लभ मृदा खनिज। फिर बता रहा हूं दुर्लभ नहीं है, सभी के सब दुर्लभ नहीं है, बट हाँ कुछ इनकी उपलब्धता में सुलभता नहीं है। कहीं पर हम उत्पादन नहीं कर रहे थे, कहीं पर इनकी मात्रा कम है, इसलिए इनको दुर्लभ कहा गया। ठीक है। दुर्लभ मृदा खनिज तो लिखें दुर्लभ मृदा खनिज। दुर्लभ मृदा खनिज लगभग 17 तत्वों का, चाचा लिखें, दुर्लभ मृदा खनिज
लगभग 17 तत्वों का समूह है। 17 प्राकृतिक तत्वों का समूह है, जिसमें स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनाइड, स्कैंडियम, यट्रियम व लैंथेनाइड समूह के, ये लैंथेनाइड होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कौन सा स्कैंडियम, 17 कौन सा यट्रियम। इनको क्या कहा जाता है, दुर्लभ मृदा तत्व। ये 17 जो है लैंथेनाइड है, ये पीरियोडिक टेबल होता है, इसमें जो आ गए ये लैंथेनाइड से शुरू होते हैं, सीजियम उस तरह से आते हैं। तो आपको सारे लिखने की जगह क्या लिख देना है, कौन सा समूह, लैंथेनाइड समूह, और साथ में स्कैंडियम और यट्रियम है। इनको क्या कहा जाता है, दुर्लभ मृदा खनिज। ये सामरिक है या नहीं है, ये पक्की बात नहीं है, सामरिक अलग है। स्ट्रेटेजिक की सूची कौन देती है, सरकार देती है, क्योंकि उनकी आवश्यकता के अनुसार। बट हमारे पास केमिस्ट्री में रासायनिक रूप से ये है। इनके कुछ विशेष इनकी कुछ विशेष प्रॉपर्टीज भी होते हैं और विशेष एप्लीकेशंस भी होते हैं। खासकर कुछ ऐसे हाई टेक्नोलॉजी के लगभग 200 ऐसे उत्पाद हैं जिनमें इनकी आवश्यकता होती है। तो लिखेंगे उच्च तकनीक के उत्पादों, उच्च तकनीक के उत्पादों के निर्माण में, उच्च तकनीक के उत्पादों के निर्माण में, जैसे ब्रैकेट में लिखेंगे कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहन। हाइब्रिड क्या होता है, जो पेट्रोल से भी चलेगा और बैटरी से भी चलेगा, तो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहन, व टीवी स्क्रीन इत्यादि। टीवी का जो फ्लैट स्क्रीन होता है, टीवी स्क्रीन इत्यादि, और ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज के बाद लिखेंगे इनका प्रयोग होता है। कांच उद्योग में इनकी सबसे अधिक खपत होती है। कांच उद्योग में इनकी सबसे अधिक खपत होती है, और पेट्रोलियम प्रसंस्करण में, प्रसंस्करण मतलब रिफाइनिंग, पेट्रोलियम प्रसंस्करण में ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट, अब वो देख रहे हैं कैटलिस्ट कैसे लिखते हैं। CATALYST। सर मेरे को डॉक्टर ने कहा अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, कैटलिस्ट, तब भी कैटलिस्ट ही होगा। सर कैटलिस्ट क्या होता है, आपने अगर थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ी हो, जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग तो नहीं लेते लेकिन उसके होने को संभव बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कैटलिस्ट। सो वो सहायक होते हैं एक रासायनिक प्रक्रिया के। तो ये वाले जो आपके तत्व हैं, दुर्लभ तत्व जो हैं, ये पेट्रोलियम, अब विश्व बिना पेट्रोलियम चल सकता है, बिना कांच चल सकता है, तो वहां पर और उच्च तकनीक के क्षेत्रों में इनका उपयोग होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे दुर्लभ शब्द का अर्थ भौगोलिक दुर्लभता नहीं होता। भौगोलिक दुर्लभता नहीं होता।
वास्तविकता में कई दुर्लभ मृदा खनिज, कई दुर्लभ मृदा खनिज सरलता से भी या सरलता से पृथ्वी की परपटी में पाए जाते हैं, सरलता से पृथ्वी की परपटी में पाए जाते हैं। ये सीमित उपलब्धता मतलब भौगोलिक रूप से हो सकते हैं, लेकिन उद्योग के लिए सीमित उपलब्धता है। अगला देंगे, अगला हेडिंग देंगे दुर्लभ मृदा तत्वों का भौगोलिक वितरण। पूर्वी व दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी व दक्षिण पूर्वी एशिया में इनके वृहत भंडार पाए जाते हैं। पूर्वी व दक्षिण पूर्वी एशिया में इनके वृहत भंडार पाए जाते हैं और चीन और वियतनाम, चीन और वियतनाम में विश्व के 50% से अधिक चीन और वियतनाम में विश्व के 50% से अधिक दुर्लभ मृदा खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो हमने भौगोलिक रूप से लिख लिया, उसके बाद आप लिख सकते हैं चाइना, चाइना के बाद वियतनाम, चाइना लगभग 38% भंडार है और इसके पास कितने हैं 20, तो 38 और 20 50 से ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए। उसके बाद है ब्राजील और रशिया, ये चार जो हैं इनके पास भंडार है, इनके पास 18 और ये 10%। विश्व के 85% इन्हीं में आ गए। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि यूएस की छटपटाहट का कारण है कि नहीं। यूएस हो गया, यूएस कनाडा को बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया को बोल रहा है, भाई जो भी है सब तो इनके पास है, ये भंडार हैं। फिर भंडार के बाद आप इसका उत्पादन कर सकते हैं नहीं कर सकते, चुनौती है कि नहीं। अब चीन तो चीन है, चीन तो अपने संसाधन नहीं देगा, लेकिन वियतनाम से तो हम बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वियतनाम में तो भारत के ओएनजीसी दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के लिए तेल भी निकाल रहा है। हम उनके पास गए, हमने कहा आपके सागर में तेल है, उसको निकालने के लिए आपके पास तकनीक नहीं है, हम निकाल दें आपके लिए। उसके लिए हमारे पास क्या है, ओएनजीसी का विदेश, ओएनजीसी विदेश, जैसे अभी हमने काबिल की बात की थी ऐसे ही ओएनजीसी विदेश भी है। ओएनजीसी विदेश ने कहां पे निवेश किया, वियतनाम के तेल के कुओं में। ओएनजीसी विदेश ने साखालिन में भी निवेश किया हुआ है, जहां हम रूस के साथ जाते हैं और हम कहते हैं हमें भी थोड़ा सा तेल और गैस निकालने का मौका दे दो। रूस हमें देता है, रूस यारी दोस्ती में देगा, वरना कुछ नहीं देने वाला है वो। उसने कहा चलो भाई तुम्हारी यारी दोस्ती बनी रहे इसलिए। ठीक है, यहां समझ में आ गया। तो चाइना, वियतनाम, ब्राजील, रशिया ये हो गए। अब इसमें चाइना की कहानी जो मैंने आपको बोला वैसे तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा भंडार किसके पास है, ये चाइना और ये इधर। पर क्या इनके पास है औसत वृद्धि दर कितनी है सकल घरेलू उत्पाद की, औसत कितनी चल रही है 6-7%, 6-7% चल रही है। और क्या हम ये कहते हैं कि दुनिया में हमारी ये चल रही है बाकी की नहीं चल रही, ऐसा भी हम कहते हैं। सरकार कहती है अभी जो है क्या चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है कि नहीं चल रहा। एक बात बताइए, चुनाव की वजह से बजट तो नहीं आया, बजट डिले हुआ कि नहीं हुआ। तो आज अभी इस महीने अगर बजट ना आता
अगर सीधा बजट अगले फरवरी में आता तो आपको लगता है भारत विकास नहीं करता? 7% तो हम ऐसे ही खांसने छींकने में निकाल देते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब तो यही है ना कि जो वस्तु और सेवाएं भारत पैदा करता है कि नहीं? मैं कह रहा हूं सरकार अगर ये नीतियां ना भी बनाती तो क्या आपको नहीं लगता कि भारत के उद्योग धंधे, भारत का सेवा क्षेत्र जिसमें आईटी आता है, मेडिसिन आता है, बैंकिंग आता है, और हम लोग जो वस्तु जितनी भी चीजें खरीद रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी के अपने आप 7% नहीं ला सकते थे? 7 तो वैसे भी आ रहा था, चुनाव होता नहीं होता, कौन सी सरकार आई थी, 7 तो हम लोग ले आते हैं। आप बजट लाने के बाद 7 लाओगे? चाचा फिर आप कर क्या रहे हो? सोचने की बात है, आप सोच के देखिए। ये जो क्लास आप चला रहे हैं, इस क्लास को चलाने के लिए क्या आपने फीस दी? क्या उसमें एक कर का पार्ट भी है, जीएसटी का पार्ट है? क्या वो हम देंगे, सरकार को देंगे या नहीं देंगे? आपने जो जीएसटी दिया वो दिया जाएगा कि नहीं? इससे जो भी आय होगी तो उसको इनकम में गिना जाएगा, चाहे इंडिविजुअल इनकम या कॉर्पोरेट इनकम गिना जाएगा, वो भी सरकार के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? आपको लगता है कि अगर सरकार बजट नहीं लाती तो क्या कोचिंग उद्योग बंद हो जाता? आपको लगता है अगर सरकार बजट नहीं लाती तो क्या जितनी भी मोटरसाइकिल, ट्रक, ट्रैक्टर बिक रहे हैं वो बंद हो जाते? आपको लगता है कि जितनी दवाइयां बिक रही हैं वो बंद हो जाती? आपको लगता है अस्पतालों में जाना लोग बंद कर देते? क्यों भाई, बजट नहीं है, आप कैसे चले जाएं? ऐसा होने वाला था? किसान क्या किसानी छोड़ देगा? उद्योग क्या, कल कारखाने क्या बंद हो जाएंगे? 7% तो हम ऐसे ही ले आएंगे। जब सरकारों का मूल्यांकन किया जाए, जब सरकार जाके बोले अमृतकाल चल रहा है, हम ले आए, तो भाई मूल्यांकन क्या है? इतनी बड़ी युवा आबादी, क्या उनके लिए रोजगार है? अगर नहीं है तो सरकार का मूल्यांकन इस पर होना चाहिए। हम 7 ला रहे हैं, हम दुनिया की सबसे तेज हैं, इसलिए तेज नहीं है कि हम तेज हैं, वो पीछे रह गए। वो पीछे रह गए कि हम देख रहे हैं बाकी अर्थव्यवस्थाएं क्या है, बहुत अच्छा नहीं कर। यही तो हम कह रहे हैं हमारी वजह से ही तो चल रहा है, हमारी वजह से चल रहा है। तो बजट नहीं आता तो एक क्लास बंद थी क्या? आप बताइए, अगर कोई श्रेय ले रहा है, क्या किसान की खेती बंद हो जाती अगर बजट नहीं आता तो? अगर आर्थिक सर्वेक्षण ना आया होता तो कोई आपके घर में मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, किसी को कोई दिक्कत हो रही थी? क्या हल्दीराम अपनी मिठाई बेचनी बंद कर देगा? भारत में नहीं बेचता, बाहर भी बेचता है। टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, क्या बाहर जो सेवाएं देते हैं बंद कर देते? क्या कोई बंद होने वाला था? तो यही तो सेवाओं की वैल्यू तो आपका सकल घरेलू उत्पाद होता है। उत्पादों का ही तो वैल्यू यही होता है कि नहीं होता है? तो अगर आप उसमें कुछ बदलाव कर दे तब तो बात भी है, वरना तो सरकार सरकार है, और सरकार में कौन फर्जी भी बन जाते हैं, फर्जी अफसर बन जाते हैं, बड़ा बड़ा पैसा भी मिल जाता है लोगों के घरों में दबा हुआ। बताओ यार, सोच के देखिएगा। फिर से बता रहा हूं, आप सरकार में जुड़ेंगे, सरकार को क्यों फ्रेश टैलेंट लेना चाहिए, फ्रेश सोच वाले लोग क्यों लेने चाहिए? जिनको समझ में आता है कि यार इससे महंगाई बढ़ती है। ये कहने से नहीं कि प्याज और लहसुन तो हम खाते ही नहीं है। आप नहीं खाते, हम तो खा रहे हैं, और कुछ नहीं तो हम लहसुन प्याज जो है नजर उतारने के लिए भी यूज कर रहे हैं। मौका तो दो यार। अब ये कह देना कौन, पेट्रोल महंगा, इतना क्या पेट्रोल पियोगे? भाई चलना तो है कि नहीं, वाहन चलना है कि नहीं? यूपीए सरकार में, जो पिछली सरकार थी, जब कांग्रेस सरकार थी, एक गरीबी रेखा आई, दुनिया हंस रही थी। भारत की गरीबी रेखा कितने रुपए आ गई? 28 रुपया। यार 28 रुपया के नीचे हो दैनिक आय तो आप गरीब हो, 28 के ऊपर हो अमीर लोग, इन पे तो टैक्स लगाएंगे। एक संस्था ने क्या किया कि एक सर्वेक्षण करने की कोशिश की कि 28 रुपए में जिया कैसे जाता है। सोच के देखिएगा 28 रुपए में जिया कैसे जाता है। तो उनके वॉलंटियर्स ने क्या कहा, हम 28 रुपया पे ही चलेंगे। अब बताइए 28 रुपया अगर आपको मिल रहा है तो खाने में पनीर और चिकन और अंडा होगा या नहीं होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। सब्जियां होंगी, दूध होगा, उबला हुआ चावल कुछ तो खाएगा।
कुछ तो खाएगा। अच्छा, नमक से खा रहा था, बोले बाकी तो भूल जाइए, हम उससे खा रहे हैं। और इस पे यूपीए सरकार की बहुत ज्यादा भत पिटी, भाई ये क्या बात कर रहे हो, रोटी नमक पे खाएगा। तो आप बताइए, जो भी व्यक्ति ये काम कर रहा होगा उसके शरीर में एक संतुलित आहार जा रहा है, शारीरिक रूप से वो क्या एक संसाधन बनने वाला है। फिर उन्होंने कहा यार खाना तो फिर भी चलो ऐसे चला लिया, ये दूध दाल तो सपनों में चली गई। आप सोचिए, दाल जब 200 रुपए किलो चली जाती है तो फिर आप ये कहें विश्व का नेता बनना है कि नहीं। चाचा नेता तुम ही बनोगे, दाल तो खिला दो। नेता क्या, नेता जब मर्जी पोस्टर लगा दो आप नेता बन गए। भाई नेता कैसे बनते, छोटे भैया नेता कैसे बनता है। छोटे भैया अपने घर के बाहर अपनी फोटो लगा लेता है, ठीक है, 2 पुलिस वाले भी खड़े कर लेता है, चलो भाई नेता बन गए। फर्जी नेता बन गए, बन गए कि नहीं बन गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कह देने से थोड़ी नेता हो जाता है। जब हमारी जो चीजें जब हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, सरसों का तेल आज से 2 साल पहले क्या रेट होता था, कितने रुपए लीटर, 70-80 रुपए, और अभी क्या चल रहा है 150-200। अब बताइए, तो तेल है ना, सरसों का तेल तो लेते हैं कि नहीं लेते हैं, खाद्यान्न के लिए तेल है कि नहीं। तो सरकार ने दलहन तिलहन की बात की है कि नहीं, कब से कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। अमृत काल है, अमृत में क्या अपना ही अमृत निकाल देना है, अपना ही स्ट्रॉ लगा, बढ़िया अमृत। सोचो तो सही भाई, कह देने से थोड़ी होता है, कह देने से थोड़ी होता है। मैं तो कह रहा हूं 6-7% तो हम ही ले आएंगे, 6-7% तो आप अगर दिहाड़ी पे काम करने लगे आप ले आओगे। आप सभी लोग पढ़ना लिखना छोड़ दिए, दिहाड़ी पे काम कर लिए, 6-7% आप लेकर आ जाओगे, और उसमें सरकार श्रेय लेने वाली है। जहां मुझे सच में मेरे लिए रोजगार होना चाहिए वहां रोजगार नहीं है, और जो है श्रेय भी ले रहे हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं गरीबी की रेखा, तो उन्होंने पहले देखा भाई खाना तो मिला नहीं। अच्छा ये बताइए 28 भी क्या फ्री में सरकार दे रही है क्या, वो भी तो कमाने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा देखो खाने की तो मार हुई हुई, आज की दिक्कत यह है कि अगर आपको नौकरी चाहिए, नौकरी में 2 चीजें जो हमने उद्योग के लिए रखी थी, परिवहन और संचार। मैं आपको बताना चाहता हूं आज भी दिल्ली में बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग कर्मचारी ऐसे हैं जो मेट्रो की जगह 4-5 किलोमीटर चल के जाते हैं अपने ऑफिस तक। बहुत से मजदूर ऐसे हैं कि वो अपनी साइट के या तो पास में झुग्गी में रह लेगा, अगर दूर है तो उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो मेट्रो पर बैठ जाए। और आप बताइए एक दिहाड़ी के मजदूर को जो चौक में खड़ा होकर दिन का काम ढूंढता है, उसके पास भी फोन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फोन से ही तो नौकरी मिल रही है। बोले भैया फोन होना जरूरी हो गया, उसके बिना नहीं चलेगा, दूर संचार और यातायात कैसे करेंगे 28 रुपया में। और 28 के ऊपर हो तो क्या हो गए, मलाई लेयर हो गए, मलाई ही मलाई है। और सोचो करोड़ों वाले अपने को मलाई के नीचे कर रहे हैं, करोड़ों वाले अपने को मलाई के नीचे कर रहे हैं। और वो क्या ही एथिक्स होगा, एथिक्स की परीक्षा तो देगा कि नहीं देगा, बड़ी बड़ी बातें तो हाकेगा कि नहीं हाकेगा। तो सोचने की बात है, ये विसंगति है। केवल ये कह देना कि भाई अमृत काल चल रहा है और अमृत में खून निकल रहा है, वो चला गया। और एक बार को तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं खून दे रहा हूं, मुझे पता चला पर्चा लीक हो गया। आजादी थोड़ी दे रहे थे, ये तो पर्चा लीक हो गया कि नहीं। और कितनी परीक्षाओं का लीक होता है, कितनी परीक्षाओं का लीक होता है। मैं तो छात्र वर्ग से बात कर रहा हूं, तो मैं अमृत काल में अपना अमृत भी दे दूं। हमारे लिए क्या है, नागरिक दायित्व, कर्तव्य पथ। मैं तो अपना कर्तव्य करूं और बाकी तुम, कर्तव्य पथ सभी के लिए होना चाहिए कि नहीं। हमारा एक जनपद, एक बड़ा मशहूर नाम है, उस सड़क का जनपद कहा जाता है, उसका नाम क्या बदल के कर दिया, कर्तव्य पथ। नाम बदलना सबसे आसान है राजनीतिज्ञ के लिए, कल से वह पर्चे बदलवा दो, नाम बदल गया, कर्तव्य पथ हो गया। किसके लिए कर्तव्य था, आपके मेरे लिए या सबके लिए, सबके लिए। तो जो नेता है जिसका काम है रेल की सुरक्षा देखना, जिसका काम है पर्चों की सुरक्षा देखना, उसका कर्तव्य नहीं है, उसका कर्तव्य नहीं है। और मेरा और आपका कर्तव्य क्या करना, देश को आगे बढ़ाना है। आप लोग युवा हो, आप ही तो सब करेंगे। अरे तो युवा हैं तो फिर युवा को कुछ ये तो मिलना चाहिए कि आगे जो है एट द एंड ऑफ द टनल लाइट भी तो होनी चाहिए, जोश भी तो होना चाहिए। अगर मैं आईएएस नहीं बना, ये परीक्षा नहीं पास कर पाया, तो मेरे पास और भी विकल्प होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। मैं ये मानता हूं कि ये सर्वोच्च सेवाओं में
घुसने की प्रक्रिया है आईएएस। आप भी सही सोच रहे हैं, मैं भी यही सोच रहा हूं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक है। पर प्रतियोगिता भी तो है, प्रतियोगिता भी है। अगर क्रिकेट का भी मैच होता है, अगर क्रिकेट का भी मैच होता है, एक फाइनल मैच अच्छा खेला जाए जिसमें दोनों टीमें अच्छी खेली जाती है और एक जीत गई, तो हारने वाली को अफसोस नहीं होता है। वो कहते हैं यार हम बढ़िया खेल के हारे थे। जो अभी भारत का मैच हुआ था दक्षिण अफ्रीका से, एक बार को मैच ऐसा लगा कि हाथ से निकल ही गया है, वो जो कैच पकड़ ली भाई ने बचा लिया, नहीं तो भारतीय बहुत जल्दी जो है अपना गमछा छोड़ दिए थे, अब नहीं होगा ये सब बिक गए, है कि नहीं? बिल्कुल हो जाता है। बट वो मैच अच्छा हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी बच्चे इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पूरे होश से, पूरे विश्वास से करिए। और अगर नहीं भी हुआ तो यार हमने अपने अंदर इतनी क्षमता का निर्माण किया है, हम दूसरी परीक्षा पास कर देंगे। ये तो मानना पड़ेगा ना, सीमित सीटें हैं, उन्हीं लोगों को मिलेंगी। बट अगर मुझ में वो क्षमता निर्माण ही नहीं, मुझे इस परीक्षा में भी लग रहा है गड़बड़ है, दूसरी में भी धांधली है, तीसरी में भी धांधली है, तो फिर मैं पढ़ क्यों रहा हूं? मेरा विश्वास तो टूटता है कि नहीं टूटता है? और फिर क्या होता है? फिर मैं जुमा केसरी करके घूमने लगता हूं। फिर मैं क्या कहता हूं, सुनते हैं टिकटॉक में भी पैसा बनता है, यूट्यूब में भी पैसा बनता है, और यूट्यूब में जितना ज्यादा जो गंद कर सकते हो उससे ज्यादा बनता है, तो फिर वही करना शुरू करता है। और फिर आजकल तो ये होगा नेतागिरी भी करना शुरू कर दो, और भी ज्यादा बनता है। फिर लोग सोचते क्या होगा, ज्यादा ज्यादा बिग बॉस के घर में बुलाएगा मुझे। यही चल रहा है। अब आप सोचिए, ये सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है? ये है क्या? ये कोई योगदान नहीं। वो क्या है? वड़ा पाव गर्ल। यहां पे क्या बनेंगे? वड़ा पाव गर्ल बनने वाले। बाकी लड़के क्या बनेंगे? टपोरी बॉय बनेंगे। जो मर्जी बनेंगे भाई। अब आप बताइए, ये हमारा युवा, ये हमारा युवा अमृत काल में जा रहा है। कौन सा अमृत काल भाई? तो फिर वही वाली बात, जितना दायित्व हमारा, जितना कर्तव्य हमारा नागरिक का, उससे ज्यादा कर्तव्य इनका है या नहीं? आप बताइए, अग्निवीर एक योजना है, ठीक है। पेंशनों की भी बात होती है कि पेंशन स्कीम में बहुत बार बात होती है उत्तर प्रदेश में कि भाई न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, लेकिन सांसदों की तो पेंशन भी होती है कि नहीं होती? सुनते हैं सांसदों की कैंटीन में बढ़िया खाना भी मिलता है, सस्ता भी मिलता है, कंगना के साथ हंसते हंसते खा लो, है कि नहीं? अब तो हीरोइन भी मिलती है, वहां हीरो भी मिलते हैं, हंसते हंसते खा लो भाई। तो आप मिले, अरे मैडम आई हैं, ये हीरोइन है, ये हीरो हैं, और क्या चाहिए यार? आप लोग भी तो जीवन में यही चाहते हैं भैया, उठना बैठना हो, हीरो हीरोइन के साथ खाना पीना हो, क्या टेंशन है? बाकी अंबानी की शादी में नहीं होता, भी आएगा। अभी देखो, तुम्हें कोई नहीं पूछता है, बाहर निकलते हो, बाहर सड़क पे जो गए भैंस है वो भी ढंग से इज्जत से नहीं देखती यूपीएससी एस्पिरेंट को। अगर तुम्हें डाउट है तो हटा के देखो किसी को सड़क से, जो खड़ी हो जाती है वही खड़ी हो जाती है। तुम लोगों को हल्का सा भी अगर डाउट है तो, है कि नहीं? ट्रू। तो बात यह है कि हमारी सरकारें हम ही में से तो निकलती हैं, हम ही में से तो निकलती हैं। हम उन्हें मुद्दे नहीं देंगे तो फिर वो मुद्दे अपने ही कुछ बनाने शुरू कर देंगे, कुछ मुद्दे अपने ही बनाने शुरू कर देंगे। तो ये जो बात है कि भारत 5% था, आज भी 5% है, अरे बदल दो यार, ठीक है। भारत में नंदलेस इन स्पाइट ऑफ रिच रिजर्व्स एंड एन अर्ली स्टार्ट, सोचिए भारत भी अर्ली स्टार्टर्स में था, 5% हम भी थे उनके साथ, तब भी हम विश्व में एक अच्छी अग्रणी भूमिका रख सकते थे, संसाधन भी हैं। हमने क्या किया? मिस किया और इसको अब जो है सरकार अपनी नीति में कुछ बदलती दिखाई दे रही है, ठीक है। तो भारत में कहां पर है? वैसे तो मैं आपको बताऊंगा, भारत 5th लार्जेस्ट रिजर्व है। सोचिए, भारत के पास 5वां सबसे बड़ा रिजर्व है, कैपेसिटी है, और कंसिक्वेंटली फॉर इयर्स भारत इतने ही टन बना रहा है, 2000 टन से 4000 टन तक लेकर आया। आगे जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे। कितने लोगों को खनिज समझ में आ गया? खासकर दुर्लभ खनिज भी समझ में आ गए। और ये 31 क्या है? ये हमारे खास खनिज जो, ठीक है। तो खनिज पर विचार आता है, खनिज पर विचार आता है तो मेंस में भी आ सकता है। प्रीलिम्स में फिर से क्या बताया आपको? स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की हमने एक सूची बनाई है, और ये जो हमारे खनिज, महत्वपूर्ण खनिज का जो मिशन है, इस पे नजर रखिएगा। 2025 तक अगर सरकार इसमें कुछ लेकर आती है या विदेशों से हम कोई करार करते हैं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आएगा।
और इसमें सिर्फ ये ना सोचे कि आपसे सिर्फ नाम पूछ लेगा कौन से खनिज हैं या कौन से नियम में बदलाव किया, आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मिलाकर पूछ सकता है कि फलाने खनिज के निकालने में कौन कौन सा प्रदूषक आता है। आपने कई बार देखा होगा ऐसा आता है कि कोयले के खनन में प्रदूषण क्या होता है, तापीय संयंत्र में कौन कौन सा प्रदूषण होता है। विगत वर्षों के प्रश्न देख लीजिए, बिल्कुल वहां से आएंगे। करंट अफेयर्स आपके लिए हिंट होता है कि किन क्षेत्रों में आपका एग्जामिनर प्रश्नों को सोच सकता है। तो एक विशेष क्षेत्र है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरी तरफ से उस समय में शायद जब मैं पढ़ा रहा था बच्चों को टार सैंड, वो न्यूज में था। अब मुझे नहीं लगता टार सैंड और शेल ऑयल इतना न्यूज में। अब क्या है, ये खनिज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर आपके ऊपर जरूर कुछ आ सकता है, ठीक है। वर्ल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आ जाए। औद्योगिकरण के कारक हो गए, क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा था औद्योगिकरण के कारक बताइए, वो हमने कर लिया था। अब हम देखने वाले हैं कि उद्योग स्थापित कहां कहां हुआ। अब कारकों को देखकर विश्व में कहीं पे स्थापित भी हुआ होगा, तो क्या हम ये कह सकते हैं विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हमें पता होने चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे एग्जामिनर ने हमारे साथ क्या खेल खेला है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। वरना तो विनिर्माण के उद्योग तो मैं आपको बता ही सकता हूं, वो कहां पे होंगे हमारे, अगर विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उद्योग कहां पर होंगे। और मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कहां पर होंगे, डेवलप्ड में नहीं होंगे, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। लोहा और कोयला, जहां कच्चा माल होगा, कच्चा माल तो मैंने आपको सब जगह घुमा घुमा के दिखाया। वो तो आप लोग ऐसे मजे मजे सोच रहे थे, कहानी सुना रहे। और ये बात बताऊं आपको, आप हैरान हो जाएंगे। क्लास 8 एनसीईआरटी से फोटो लेकर आया हूं, वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट की। तो आप लोगों ने एनसीईआरटी देखी नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी लेकर आया हूं। अब मुझे बताइए, ये इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कैसे बना, इसके पास क्या है सर, शील है सर, यहीं पे लोहा है, यहीं पर आपका वो है, सब कुछ तो यहीं पर है। अच्छा, ये प्रेरी प्रांत क्यों बने सर, ये भी बने कि नहीं बने, खनिज है, ये क्यों बना सर, बेलो हॉरिजॉन्टे यहीं पर है सर, ये दो देशों की राजधानियां यहीं पर हैं, ब्यूनस आयर्स और कौन सी नदी, रियो डिला प्लाटा। यहां पर क्यों बना काराकास सर, तेल यहीं पर है, ये नाइजीरिया में क्यों बना, तेल यहीं पर है, घाना में गोल्ड, यहां पर क्या था, तेल, अल्जीरिया में बताया था तेल है, ये क्या है, रूर वाला क्षेत्र। अच्छा, ये स्कैंडिनेविया में शील्ड बताई थी, ये क्या होंगे, यूराल, ये क्या है, डॉनबास है कि नहीं है। अच्छा, ये कैस्पियन के चारों तरफ क्या बताया था, तेल ही तेल। यहां पर इराक बताया था, तेल, इराक कुवैत, तेल हो गया। भारत में छोटा नागपुर का पठार बनेगा कि नहीं बनेगा, चाइना का मंचूरिया, चाइना का बीजिंग, चाइना का शंघाई और चाइना का ग्वांगझोऊ बनेगा। जापान, उसके बाद फिलीपींस का, बस ये उत्तर। और यहां पर क्या है हमारे पास, जावा द्वीप में कौन सी मृदा है, काली मृदा सबसे। तो ये सब हम होकर आए कि नहीं आए, बिना पढ़े भी हमारे पास ये आ जाता है। क्लास 8वीं एनसीईआरटी हमें बता देती है। लेकिन हमारे एग्जामिनर ने क्या खेल खेला है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। तो ये किसका है कच्चा माल, द्वितीयक का है। प्राथमिक का कच्चा माल तो खेती है, प्राथमिक का कच्चा माल क्या है, खेती है। तो जब मैं आपसे औद्योगिकरण की बात कर रहा हूं तो मुझे प्राथमिक भी लेना पड़ेगा। तो किससे शुरू कर रहा हूं, प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग क्या होता है वो तो हमने बात कर ली थी, अब प्राथमिक उद्योग की बात करते हैं। वर्ल्ड इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री को वर्गीकरण कैसे किया गया है, एकदम इकोनॉमिक्स के शिक्षक भी आपको ये पढ़ाएंगे। तो इंडस्ट्रीज को अगर उनके आकार पे लगाया जाए, लार्ज स्केल वृहत, स्मॉल स्केल लघु, और कॉटेज और हाउस होल्ड घरेलू उद्योग होते हैं। क्या बना रहे हैं, चटाई बना रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, घरेलू उद्योग। सुने कि नहीं सुने, अर्थव्यवस्था के शिक्षक भी यही बताएंगे। उसके बाद क्या है,
जो उनमें कच्चा माल लगता है। कृषि आधारित उद्योग, कौन सा? कृषि आधारित, जैसे जैसे चीनी, 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 अपना सोचो, चीनी। मिनरल बेस्ड, लोहा, इस्पात। केमिकल बेस्ड, रसायन। पेट्रोल डालिए, उससे निकलेगा रसायन, पेट्रोकेमिकल। वन बेस, वन से क्या निकलता है? वन से लकड़ी निकल सकती है, वन के उत्पाद निकल सकते हैं, शहद निकल सकता है, निकल सकता है, ठीक है। लकड़ी हो गया, लाख हो गया, लाख आपने देखा है, लाख कीड़े होते हैं उसके। एनिमल बेस्ड, चमड़ा, चमड़ा हो सकता, ठीक है। उसके बाद जो आपका उत्पादन, ये तो इनपुट हो गया। उत्पादन किसके लिए उत्पाद कर रहे हैं? एक तो होता है आधारभूत उद्योग, बेसिक उद्योग। ये क्या करता है? देश के लिए जो आधारभूत संरचना में इंपॉर्टेंट है, आयरन एंड स्टील, वो हो गया बेसिक उद्योग। और एक होता है कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर जो आप और मैं उपभोग कर रहे हैं, कपड़ा, बिस्किट, टेक्सटाइल, व्हीकल, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन भागीदारी ले रहा है? सरकारी, निजी क्षेत्र, और कौन सा है? सामूहिक क्षेत्र, जिसको भी सरकार बजट में क्या कहती है? पीपीपी। पीपीपी क्या है? सामूहिक, आप और हम जुड़ के करेंगे। तो ये वर्गीकरण मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपका बहुत ज्यादा मन है, अरे सर पैसा दिया है पहले बताओ, तो फिर से बताना चाह रहा हूं, ये वर्गीकरण जो है, ये सूची जो है, मैंने कहां से ली है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। एनसीईआरटी कहां पर? 12th क्लास की 2 एनसीईआरटी है। 12th क्लास की 2 एनसीईआरटी हैं, एक मानव भूगोल विश्व का और एक मानव भूगोल भारत का, ठीक है। तो उसमें ये आपके काम आ जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। तो हम उद्योगों की बात करते हैं, प्राथमिक उद्योग की बात करते हैं। ये वाला एनसीईआरटी से लिया हुआ उद्योगों का वर्गीकरण ले लेंगे वहां से, अभी लिखवाऊंगा तो समय ज्यादा लगेगा। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं? प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं? तो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं आखेट। आखेट क्या होता है? हंटर गैदरर। तो प्राथमिक क्रियाएं, कल हमने क्या बात की थी? कृषि कहा था हमने, लेकिन कृषि तो कब आई? कृषि आई 10,000 साल पहले। कब आई? 10,000। मानव कब से? 40,000 साल पहले। तो पहला मानव क्या कर रहा था? हंटर एंड गैदरर। तो प्राथमिक उद्योग क्या है? आखेट। तो ये लिखेंगे प्राथमिक क्रियाएं, और उसमें बस ये शीर्षक देंगे, पहला क्या है? आखेट और भोजन संग्रह। तो जब लड़के लड़कियों को नौकरियां नहीं मिलेंगी तो क्या करेंगे? पत्ते, छाल, रेशा, औषधि, यही सब इकट्ठा करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? और फिर दे दे के मारेंगे नेता जब रैली करने आएगा। और जब नेता को मारो तो नेता कहता है, अरे देश के साथ नहीं चल रहे हो। अरे देश इसलिए थोड़ी पत्ता इकट्ठा करने के लिए। सर शिकार करना, हाँ जी शिकार करेंगे। किसका शिकार कर रहे थे? आखेट, चूहे बिल्ली का शिकार कर रहे थे। अभी कोई करता है आखेट? कौन करता है? गांव में करते हैं। तो आपको क्या, मैं आपके गांव के बारे में बता रहा हूं? मैं तो विश्व के बारे में बता रहा हूं। तो क्या आपने सुने पिग्मी? क्या आपने सुने बुशमैन कालाहारी में? ये कर रहे हैं आज भी। क्या आपने हमारे अंडमान निकोबार में ओंजे जरावा सुने कि नहीं सुने? अंडमान निकोबार में भी मिलेंगे। भारत के अगर आपको भारत में ढूंढने हैं तो अंडमान निकोबार में भी मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और कुछ क्या कर रहे हैं? आखेट नहीं कर रहे तो वो क्या कर रहे हैं? पशुचारण। पशुचारण कौन करता है? आपको मैं बता दूं, अफ्रीका में जो सहारा क्षेत्र है, सहारा क्षेत्र में ऊंट का पशुचारण होता है। ऊंट का पशुचारण, उन्हें क्या कहते हैं? बेदुइन। क्या कहते हैं? बेदुइन। ऊंट के चरवाहे क्या कहलाते हैं? बेदुइन। और साइबेरिया में रेनडियर, उनको क्या कहते हैं? याकूत और समोयद। क्या कहते हैं? याकूत और समोयद। अब कुछ मासूम, अबे लिखना क्या है, छोड़ना क्या है? वर्गीकरण है। तो जब हम प्राथमिक उद्योग की बात कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में पूछ लेता है कि ये जनजाति कहां मिलती हैं। ये कहां मिलेंगी? याकूत और समोयद कहां मिलेंगे? रूसी साइबेरिया में। बेदुइन कहां मिलेंगे?
बेदविन सहारा के देशों में मिलेंगे। बुशमैन कहां मिलता है? काला हारी में। पिग्मी कहां मिलता है? कांगो में मिलता है। तो जनजातीय लोग जो है अगर आपसे जोड़ने को कह देता है तो पढ़ा तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ नाम जो प्रमुख नाम है वो पता होने चाहिए। भारत की जो जनजातीय हैं वो मैं आपको जब भारत का भूगोल होगा तब निश्चित रूप से बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। इसलिए भी करवा रहा हूं कि जो हमारा मटेरियल होगा उसमें भी जनजातियों के नाम लिखे होंगे और देशों के साथ मिलाया होगा। तो आपको कई लोगों ने पीवाईक्यू नहीं देखा होता है तो इस तरह के भी प्रश्न आ जाते हैं। फिर छात्र सोचता है कहां से आ रहा है, तो कहां से आ रहा है? प्राथमिक उद्योगों से आ रहा है कि ये कहां पर कर रहे हैं, ठीक है। पशुचारण भी समझ में आया, गाय भैंस भेड़ बकरी याक लामा, ये भी। ऋतु प्रवास क्या होता है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसह्यूमेंस। ये भी, इस पर भी कई बार प्रश्न आए हैं। ट्रांसह्यूमेंस, इसमें भारत के गुज्जर बकरवाल, गद्दी, भूतिया और टुंड्रा क्षेत्र में ये होता है। मैं बता देता हूं कि ये क्या होता है, ठीक है। तो अभी आपने देखा पशुचारण चलवासी और आखेट जो है, आखेट और संग्रह करने वाले, वो भी देख लिए। कुछ पशुचारण के भी हमने उदाहरण दे दिए कि ये क्या करते हैं। ये बहुत ज्यादा प्रकृति का दोहन नहीं कर पाते, जो जानवर होते हैं उन्हीं मवेशियों के साथ ये घूमते रहते हैं और उन्हीं मवेशियों के साथ रहते हैं ये। ऋतु प्रवास क्या होता है? ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है? जैसे मैं गुज्जर और बकरवाल की बात कर रहा हूं, ये कहां रहते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। मान लीजिए उत्तराखंड में रह रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड में गुज्जर और बकरवाल जो है जनजातीय समूह ये रह रहे हैं। सर्दी पड़ेगी, सामान्यतः बर्फ यहां तक होती है। सामान्यतः बर्फ कहां तक है? यहां तक है। क्यों? क्योंकि ठंडा है तो पर्वत में यहां पर बर्फ है, ठीक है। बर्फ जहां खत्म होगी उसके बाद क्या आ जाएगी? कुछ घास आने लगेगी, कुछ घास फूस होगी। तो अगर आप पशुचारण में हैं तो आपके पशु क्या करेंगे? इस घास को खाएंगे, ठीक है। तो आप पर्वत के कौन से क्षेत्र में हैं? पर्वत की इस ऊंचाई पर है। किस ऊंचाई पर हैं आप? एक्स ऊंचाई पर है। सामान्यतः आप कहां पर हैं? पशुचारण जहां घास होगी वहां पर है। तो यहां पर हमने आपको बताया था ऊंचाई के साथ जब वनस्पति बदलती है, एक क्षेत्र बताया था, इसको शीतोष्ण घास क्षेत्र या मर्ग की बात हमने की थी। तो ये वो है मीडोज या मर्ग है, यहां पर पशुचारण हो रहा है। अब हो गई सर्दी। सर्दी आएगी तो क्या बर्फ इस सारे क्षेत्र को घेर लेगी कि नहीं घेर लेगी? अब शीत ऋतु में अब बर्फ यहां तक आ गई। अब जो आपके मवेशी हैं उनका घास का क्षेत्र कहां गया? वो तो गड़बड़ हो गया। अब आप वहां रह नहीं सकते क्योंकि आपके मवेशियों को खाना नहीं मिलेगा। सर्दी में आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे की तरफ, ढालों के पास नीचे की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर तब घास आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो आप ऋतु में, ऋतु के बदलने के साथ जो प्रवास करते हैं, जो माइग्रेट करते हैं, ऐसे जनजातीय समूहों को कहा जाता है, वो क्या प्रैक्टिस करते हैं? ट्रांस ह्यूमेंस। क्या करते हैं? ट्रांसह्यूमेंस। इसे ऋतु प्रवास कहा जाता है, ठीक है। ऋतु प्रवास सभी लोगों को समझ में आया? ऋतु प्रवास तो नहीं कहूंगा उसे, लेकिन कुछ ऐसा ही, क्या मैं कह सकता हूं ये एक तरह का प्रवास है कि ये लोग अस्थिर हैं, ठीक है। ऐसी ही हमने एक कृषि देखी जो अस्थिर होती है, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। कहां पर होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहां होती है? जल्दी बताइए, हाथ खड़ा करके। इतना पढ़ाने के बाद भी तुम सब गोल हो। हाँ जी, कहां होती? जंगलों में होती। कौन से जंगल में हो रही है? हाँ जी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पहाड़ों में होती है। नहीं, मैंने आपको पढ़ाया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। विषुवतीय क्षेत्रों में, विषुवतीय वनों में, जो आपको कहा था झूम खेती। अच्छा, वो वाला था।
ऐसा होता है, प्रीलिम्स देकर जब घर पहुंचे, अच्छा वो वाला था, जिसकी मेंटोस जो है घर आके जलती है, उसके दिमाग की बत्ती 1 साल के लिए फिर और जलानी पड़ जाती है। तो जितने भी मोमबत्ती बैठे हो, कुछ तो मोमबत्ती भी नहीं, अगरबत्ती है, कम से कम 25 साल जिएंगे तैयारी करते करते, फिर क्या कहेंगे, हमें रिकॉर्ड मिलेगा, हम इतने वर्षों से तैयारी कर रहे थे, हमारा नाम अगरबत्ती। अगरबत्ती क्या है, 25 वर्षों से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अरे अगरबत्ती राख हो जाओ यार, कब तक। फिर मोमबत्ती आता है, मोमबत्ती क्या कहता है, मैं पिछले 10 वर्षों से कर रहा हूं। फिर आता है जगमग बत्ती, जब जोश आता है तो एकदम जोश में खूब पड़ता है, फिर अचानक बुझ जाता है। भाई क्यों नहीं पड़ा, कुछ नहीं हो सकता इस देश का, ये कोई कुछ नहीं करता, ना दोस्त दोस्त है, ना टीचर टीचर है, ना किताब किताब है, यूपीएससी ही बेईमान है। फिर अचानक जाग जाता है जगमग बत्ती। और कुछ होते हैं मेंटोस वाले, एकदम मेंटोस बत्ती, जैसे ही टीचर बोल रहा है मैसेज भी समझ में आ रहा है, टीचर वाली चीज भी समझ रहे हैं, जो काम की चीज है वो उन्हें दिखाई दे रही है। अब पूरी क्लास से पूछ रहा हूं, भाई ये क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कहां शिफ्ट हो गया, दिमाग से शिफ्ट हो गया। आपको बताया कि ये वाले 1 है, इसमें बताया था कि यहां पर अगर आपने काट दिया ये 1, तो कितने ऐसे पेड़ हैं, मुझे याद है आप लोगों से मैंने बात की है। पहली बात तो ये कटेगा नहीं, बताया था, ये पेड़ कटेगा नहीं, कट गया तो गिरेगा नहीं, इसको निकालोगे कैसे, ये इसी क्लास में बताया था कि नहीं बताया था। सख्त लकड़ी भी बताया था आपको। फिर ये भी बताया था जब इसे काट देते हैं तो निक्षालन होता है, निक्षालन की वजह से भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, उनको वो छोड़ना पड़ता है। बताए तो थे सर, ऐसा कुछ बताए थे नहीं, ऐसे गजनी मोमेंट। अभी क्या करेंगे, क्लास के बाद जाके यहां पर लिख लेंगे, ये बताए थे, यहां बताए थे, यहां बताए थे, यहां बताए थे, सब जगह लिखना शुरू करो। ओके सर तो ऐसे कह रहा है जैसे सच में कर लेगा, और फिर एग्जाम के बाद हम तो शुरू से बोल रहे कुछ नहीं पढ़ाते हैं वहां पर। हाँ हर हम तो बोल देते जहां जाओ ना, सर वो वाले सर नहीं पढ़ाए सर, आपको बोले थे कि सर आप ही पढ़ा दीजिए, फिर दूसरे वाले को सर वो वाले नहीं पढ़ाए, इसलिए हम एकदम, अब तो रिकॉर्ड हो जाती है कि पढ़ाए तो थे, पढ़ाए तो थे। अब यहां पर ये बात तो मैं आपसे बात कर चुका हूं, इसे भारत में क्या कहते हैं, भारत में तामराई, थाईलैंड में छापो, देखो मत, सेना, श्रीलंका में मिल्पा, मेक्सिको में हुमा, जावा, इंडोनेशिया में लदांग, मलेशिया में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के स्थानिक नाम है। कई बार यह भी पूछ लेता है, इन नामों को मैच करना है। वैसे तो बहुत बड़ी सूची हो सकती है, लेकिन जीएस के लिए इतना काफी है। अरे तो मलेशिया ले लो ना, दिक्कत क्या है, लिखा तो मलेशिया में भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। तुम गए हो कभी, पास में ही है दोनों, एक ही द्वीप है। एक बात बताओ, बोर्नियो द्वीप, इसी के इस हिस्से को मलेशिया कहते हैं, इसको वो कहते हैं। मतलब ऐसे हो गए कि सर वहां तो मलेशिया और वो दिया हुआ है, लिख तो दिया मलेशिया, ऊपर जावा में हुमा भी कर दिया। ये एकदम लेफ्ट ब्रेन होते हैं जी, वहां पर हो गया। अब ये बता दो, ये एक ही तो द्वीप है, एक ही द्वीप है ना बोर्नियो, बोर्नियो है कि नहीं, तो कल आप ही तो पूछ रही थी। फिर वही वाला होता है, कल इन्होंने पूछा सर वो खनन तो जो है दूसरे सर ने कहा वो प्राथमिक नहीं होता है। मैं कहा देख लो एनसीईआरटी में मिला कि नहीं, एनसीईआरटी में मिलेगा ही मिलेगा भाई, प्राथमिक मतलब कोई भी खनन कर सकता है। आप बताइए तो सही, तोड़ के ही तो करेंगे, लेकिन हाँ अगर उसके लिए बड़ा उद्योग लगाना पड़ा, जैसे तेल है, तेल का भी तो एक तरह का खनन ही है, लेकिन क्या कोई हथौड़ी लेकर निकाल लेगा, निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा। मैंने ये भी देखे हैं जो हथौड़ी लेके भी निकाल लेते हैं, मैंने गैर कानूनी रूप से लोगों को तेल निकालते भी देखा है। ईरान में तेल की चोरी भी होती है इस तरह से। तो उतना तो थोड़ा सा तो माइंड को फ्लेक्सिबिलिटी दोगे यार, बिल्कुल ही ऐसा हो गया।
होता है ना बचपन में, माँ बाप जो है बच्चे की जान जो है लेते हैं, बताओ तुम किसके हो, पापा के हो मम्मी के हो? बच्चा कह रहा ब्लैक व्हाइट, मैं तो ग्रे हूं। तो ये सर वहां तो लिखा है इंडोनेशिया मलेशिया, अरे भैया लदांग जब लिख दिया मलेशिया तो कोई दिक्कत है? इंडोनेशिया आ जाएगा, वहां इंडोनेशिया भी लिख लेना। एकदम लेफ्ट ब्रेन की यही होगा, वरना कुछ नहीं हो। थोड़ा तो फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा तो करो। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, यूपीएससी एग्जैक्टली वही शब्द नहीं पूछेगा जो क्लास में शिक्षक ने बताए, लेकिन उस शब्द के आशय से हम कुछ अर्जित कर सकते कि नहीं कर सकते? तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है। अब क्लास में कुछ बोल दिया, अब ये बुरा मान जाएंगे। अब ये भी दिक्कत है, क्लास में हम बोल दिए तो अब आप नाराज हो गए। अब तुम थोड़ी नाराज हुए थे, ये इसको बोला कुछ है नहीं है, नहीं सर मैं नहीं होता हूं। वो तो नाराज हो गई कि सर ने ऐसे मुझे बोल दिया। मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, आपका तो सिर्फ एक उदाहरण लिया, सभी लोगों से कहना चाह रहा हूं कि लेफ्ट ब्रेन किसे देखती है? प्रत्यक्ष को, जो लिखित है, जो क्या है? लिखित है। और राइट ब्रेन क्या देखती है? जो उसके पीछे का संदेश। तो जब आप मुझे कहते हैं कि फलाने शिक्षक ने ये कहा, तो आपको लिखित तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर का निहित संदेश भी है या नहीं है? कितनी बार ऐसा होता है, कितनी बार ऐसा होता है कि आपके जीवन में कोई आपका बहुत ही प्रिय है, चाहे मित्र हो, चाहे परिवार का कोई सदस्य हो, उसके शब्द हमें बहुत ज्यादा चुभ जाते हैं और हम उन संबंधों को, उन मित्रता को खत्म कर देते हैं। यार तुमने ऐसा कह दिया, आप सोचिए कि वो आपके इतना करीब था या थी, वो आपको ऐसा क्यों कहेगा? और कहेगा तो उस शब्द का कुछ मतलब भी तो होगा ना भाई, किसी संदर्भ में कहा होगा। इतनी तो आजादी देंगे। अगर आप इतने टची हो गए तो दिक्कत है, फिर तो टोटल लेफ्ट ब्रेन है। तो अक्सर हो जाता है आधे कारण, जो अगर आप कहीं पर चले जाइए कि कोर्ट में, कचहरी में जब तलाक का केस होता है, ऐसी ऐसी बातें लिखते ना, मुझे ये बोल दिया था, मुझे वो बोल दिया था। प्यार से तरबूज बोला था तुम्हें, तुम्हारे मोटापे पे थोड़ी बोला था। प्यार से तरबूज एकदम अमृत काल में लाली लाल लग रही थी तुम, इसलिए कह दिया तरबूज। तरबूज बोला था इसलिए मैं जो है अब तलाक दूंगी। उन्होंने चचा बोल दिया था मुझे, इसलिए मैं तलाक दूंगा। दिक्कत क्या है? ठीक है, समझिए इस सारी भाषा को, इतना तो समझिए। तो अक्सर हो जाता है और बाद में इन सब मूर्खता पे हम हंसते हैं। यार बताओ, वो छोटी सी बात पर मैं अड़ गया या मैं अड़ गई, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ हमारे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए है, नाम है। और ये कौन सा उद्योग है? प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग, इससे हम क्या निकाल रहे हैं? अपने भोजन के लिए खाना निकाल रहे हैं। पृथ्वी में हम बीज बो रहे हैं और उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वाणिज्यिक, अच्छा, जो विकसित देश है, विकसित देश क्या कर रहे हैं? विकसित देश भी पशुचारण कर रहे हैं, लेकिन कैसा पशुचारण कर रहे हैं? वाणिज्यिक। वाणिज्यिक का मतलब यह है कि आप अपने लिए रख ही नहीं रहे हैं। किसके लिए रख रहे हैं? बाजार के लिए। बाजार के लिए। तो हम लोग मुर्गी पालन भी करते हैं, तो हमारा दिल जो है मुर्गी से भी मिल जाता है, मुर्गी से भी दो बात बतिया कर लेते हैं, लेकिन वो मुर्गी से कभी नहीं मिलता है। मुर्गी बस मारने के लिए पाली है, ठीक है। हम लोग अपने जानवर से भी इमोशन, भारत में तो हर चीज में हम इमोशन रखते हैं। अपने तुलसी पौधे से भी बात करते कि नहीं करते हैं? तो वो जो मुर्गी है उससे भी बात होती, भले कट जाएगी, ठीक है। ईद के लिए बकरा भी है, उससे भी बात हो रही, बट कट तो जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? तो हम इमोशन तो पूरे लगा के रखते हैं, लेकिन वाणिज्यिक पशुचारण में कोई भी ऐसा इमोशन नहीं है। इनको ज्यादा से ज्यादा खिलाओ, खिलाओ ताकि इतने मोटे हो जाएं। जैसे ही इतने किलोग्राम हो गया, काट देना। तुमसे नहीं कट रहा तो मशीन में डाल देना, मशीन कर लेगी अपने आप। तो कुछ लोग यहां पे सोच रहे कितना अमानवीय, कितना क्रूर। किसके लिए? केवल बाजार के लिए। अति विशिष्ट, वैज्ञानिक आधार पर एकदम व्यवस्थित, एकदम व्यवस्थित। तो हम लोग गाय, भैंस, मवेशी रखते हैं, उनका दूध निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? गाय, भैंस, बछड़े का ख्याल रखते हैं कि नहीं कर रखते हैं? और लगाव रहता है कि नहीं रहता है? पेड़ों से भी हमें लगाव रहता है। अगर हमारे पास बाग बगीचे हैं तो पेड़ों से भी रहता है। वहां पर क्या है? ये सारी की सारी गाय, 7 बज गए हैं, मशीनें लगा दो, अब मशीनें इनका दूध निकालेंगी। गाय भी बेचारी ऐसे मशीन में फंसी हुई है, तो मशीन से ही होगा सारी चीजें। यहां पर किसी भी चीज का, कोई भी चीज में हाथ का प्रयोग नहीं होगा।
अगर आप किसी भी पशु का वध कर रहे हैं तो वो सारा मशीनी रूप से होगा। भेड़ की अगर जो है रुई ऊन निकालनी है, ऊन जो है आप उसी तरह से निकालेंगे, सब कुछ मशीन से होगा। भारत में क्या होगा, और भारत ही नहीं विकासशील देशों में क्या होगा, तकनीक नहीं है, क्या है, मानव लेबर, मैनुअल लेबर। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा का किसान, इसके पास जमीन बड़ी है, ठीक है, इसके पास बड़ी जमीन है। अगर उसकी जुताई करनी हो तो ये सोचता है कि अगर मैंने ट्रैक्टर खरीदा, ट्रैक्टर का पैसा लगेगा कि नहीं, लोन पे किसान खरीदेगा, लेकिन ट्रैक्टर के उपयोग से क्या उसका उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो मान लो उसके पास 5 एकड़ की जमीन है, 5 एकड़ में वो क्या करता है, ट्रैक्टर से। अब कितने लोग चाहिए उस जमीन की जुताई के लिए और बाकी काम के लिए, एक आदमी काफी है, एक आदमी काफी है। उस घर में कितने सदस्य थे, 5 सदस्य थे। पांचों सदस्य क्या करते थे, कृषि करते थे, कृषि करते थे। अब क्या हुआ, एक ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर में 1 या 2 लोग से हो जाता, 3 लोग खाली हो गए कि नहीं हो गए। 3 लोग क्या करेंगे, 3 लोग कुछ और काम कर सकते, पकड़ सकते कि नहीं पकड़ सकते। 3 में से एक बच्चा पढ़ाई कर सकता है, पढ़ाई शिक्षा ले सकता है, एक बच्चा आड़ती हो सकता है, बाजार में जो है क्रय विक्रय करेगा, वो भी तो सेवा क्षेत्र है कि नहीं है, हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं। 3 लोग खाली हो जाते हैं। इसी को हम लेकर आते हैं पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में। किसान के पास इतनी छोटी जमीन है कि वो ट्रैक्टर लाएगा तो जमीन कम पड़ने लगती है, तो वो ट्रैक्टर नहीं लाता है। ट्रैक्टर नहीं लाता है तो अगर उसे पशुपालन और फसल लगानी है तो उसके घर के जो 5 सदस्य, पांचों के पांचों काम आते हैं कि नहीं आते हैं, वो पांचों के पांचों को लगाएगा। और क्या कृषि के उत्पादन में इतना लाभ हो रहा है, तो इसको क्या बताया गया होगा इकोनॉमिक्स में आपको, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जो काम 2 लोग कर सकते थे वो कितने लोग कर रहे हैं, 5 लोग कर रहे हैं, और उस खेत की जो आय होगी वो बटा 5 होकर कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आपके संसाधन भी कम हो गए। और मुझे एक बात बताइए, किसी कारण से बाढ़ आ गई और आपकी जो है फसल बेकार हो गई, पांचों की मेहनत बेकार हो गई कि नहीं होगी। यही चीज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पंजाब में किसी कारण से फसल को कीड़ा लग गया, फसल नष्ट हो गई, तो आपके 3 सदस्य तो कुछ और काम कर रहे थे। एक जो पड़ गया था वो तो आईएएस हो चुका है, एक जो आड़ती है वो अपनी क्या, वो जिनकी फसल बच गई उसको बेचकर वो लाता है कि नहीं लाता है। तो सोचिएगा, इसको कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। ये भी नहीं हो पाता है, ये भी नहीं हो पाता है। लेकिन यहां पर क्या है, वाणिज्यिक। वाणिज्यिक में क्या होगा, यहां पर एक तो आपने मवेशी पाले, मवेशी पाले किस लिए, उनको बाद में मान लो उनका मांस बेचना है, ठीक है। एक और उद्योगपति आता है, उसने कहा कि मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, मुझे जो है मीट पैकेजिंग की एक फैक्ट्री लगानी है, मैं कहीं और लगाऊंगा, फिर तुम अपने मवेशी भेजोगे, मैं उसे काटूंगा, क्यों नहीं मैं तुम्हारे ही खेत में आ जाता हूं। और तुम्हारा खेत छोटा थोड़ी है, तुम्हारा तो 100 एकड़ का खेत है, तो मुझे फैक्ट्री की जमीन दे दो, और इसमें जो मीट का जो मैं फैक्ट्री लगाऊंगा 50% प्रॉफिट तुम्हारा, 50 मेरा। किसान के पास डबल आय हो गई कि नहीं होगी। एक तो पशुपालन, तो पशु जब तैयार हो जाएगा कटने के लिए तो वो मेरी आय है, और इसका इसमें भी मैं वो कर दूंगा। अब एक आता है, उसका पानी का जहाज है और वो यातायात करता है, ट्रांसपोर्टर है। वो कहता है यूरोप में बहुत ज्यादा मांस की मांग है, या सऊदी अरब को बहुत सारा मांस चाहिए, और वहां पर रेगिस्तान है, सऊदी अरब में तो रेगिस्तान है और वो खाते हैं, मांसाहार करेंगे, तो मांस चाहिए, तो कहां से चाहिए, तो तुम्हारे पास इतना बड़ा 100 एकड़ की जमीन है, फैक्ट्री भी है, मैं यहां से अपने ट्रक भिजवा दूं, ट्रक से मैं जो है जहाज पे ले जाऊं, मेरे साथ टाई अप कर लो। मैं गारंटी दे रहा हूं कि जितना भी मांस तुम उत्पादन करोगे उसका हर वर्ष 50% मैं उठा के ले जाऊंगा। अगर बाजार में नहीं भी बेच पाया तो भी 50% की मैं गारंटी दे रहा हूं। अब बताओ, किसान जो भारत का किसान सड़कों पे एमएसपी के लिए रो रहा है, यहां पर एक निजी क्षेत्र ने गारंटी दे दी कि नहीं, बाजार कुछ भी होने दो, मैं 50% आपका मांस यहां से लेकर चला जाऊंगा। तो इसको क्या किया गया, वाणिज्यिक। और 3 उद्योग जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए। अब सोच के बताइए, क्या भारत का किसान ऐसा सोचता है। भारत के किसान को कोई सूचना नहीं है, वो बेचारे के पास जो भी जमीन है, जो भी बीज हैं, जो भी उर्वरक हैं, वो ले लेगा, नहीं तो साहूकार से अब किसी से जाकर उधार ले लेगा। उधार लेकर क्या करेगा, फसल उगाएगा,
फसल उगाने के बाद मंडी में जाने की उसकी समझ है नहीं है, कितने वैज्ञानिक आधार से करेगा नहीं करेगा, पूरा का पूरा जो है परिवार उसमें लगा हुआ है। फिर जो उत्पादन हुआ, पहली चीज वो क्या सोचता है, भाई कोई भरोसा नहीं, बाजार में बिकेगा नहीं बिकेगा, इसे पहले अपने घर के लिए रख लो, क्योंकि वो बाजार के लिए उसने बनाया ही नहीं है। उसने किसके लिए बनाया, अपने लिए बनाया है। उसके बाद जो बचता है, मान लो 20% बचा, वो कहता है बाजार में कौन खरीदेगा इसे, उसका क्या कर लेता है, वस्तु विनिमय कर लेता है कि भाई तुमने जो है सब्जियां लगाई और मैंने जो है गेहूं लगाया, कुछ गेहूं कुछ सब्जियां आपस में बांट लेते हैं। इसमें बताइए मुझे कि क्या वो किसान या वो किसान का वो परिवार या वो क्षेत्र गरीबी के दुष्चक्र से कभी भी बाहर निकलेगा, बहुत मुश्किल से निकलेगा। और वहां पे एक लड़की होती है और उस लड़की की बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं, पढ़ने में मेधावी है, माँ बाप से कहती है मैं आईएएस बनना चाहती हूं। तो वैसे ही वो कहां पे फंसा हुआ है, एक विशियस साइकिल में फंसा हुआ है, एक दुष्चक्र में फंसे हुए हैं, गरीबी में है। सपना तो वो भी देखते हैं, चाहते तो वो भी है कि नहीं। तो वो बेटी को अवसर देंगे या नहीं देंगे, एक तो पैसा नहीं है, दूसरा क्या है, एक क्लोज समाज है, लड़की जाएगी बाहर, उसकी सुरक्षा को लेकर यहां पर भी तो सरकारें आती हैं कि नहीं आती हैं। सरकार अगर एक सुरक्षा का माहौल नहीं देगी, जो हम देखते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन अगर वो होते हैं, तो क्या उस लड़की को अवसर मिलेगा, फिर वो पितृसत्तात्मकता निकलेगी कि नहीं। फिर आखिर में क्या कहेंगे, एक काम करो वो टिकटॉक वीडियो बना लो, बस वहीं तक का है। तो ये सारी चुनौतियां, बहुत से लोग ये जो जब हम बात करते हैं केजीएस की बात करते हैं, खान ग्लोबल स्टडीज जिस तरह से हर दूर दराज के कोने पर पहुंचा है, तो ये अवसर है सभी के पास, लेकिन इस अवसर को हम भुना पाएंगे नहीं भुना पाएंगे ये अलग बात है। क्लास यहां तक आ गए, सिर्फ शिक्षा के दाम नीचे कर देने का ये गारंटी तो नहीं है ना, आप उस शिक्षा का सच में अपने लक्ष्य तक यूज कर पाएंगे। जो उसके साथ तो बहुत लोग आए, बीच बीच में मैसेज भी लगे, सर मोटिवेशन दे दो, रोज ही चूरन खिला रहे हैं। जब जो मास्टर हो सबसे चूरन ही चाहिए कि सर मोटिवेशन दे दो, मोटिवेशन दे दो। मोटिवेशन के साथ एक्शन भी तो चाहिए, केवल अमृतकाल से तो अमृतकाल नहीं होगा, होगा कि नहीं। अगर मेरा लहू लगेगा, मंत्री जी की भी 2-1 यूनिट तो निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा। मंत्री जी मोटी खाल, इंजेक्शन नहीं लगाने देते, कोई टेंशन ही नहीं, उनको कहो जरा अपना ब्लड सैंपल दो, तो लड़ने आ जाते हैं। तो फिर से कह रहा हूं, जितने भी लोग यहां पर आए हो, केवल क्लास तक सीमित नहीं रहना, क्लास के साथ थोड़ी सी एक सोच भी विकसित करनी है। और ये भी ध्यान में रखना है कि आप जो भी सोच कर यहां आए हो, केवल एक ही परीक्षा नहीं, यूपीएससी तो है ही है, जहां पर भी लिखित परीक्षाएं हैं जिनमें जीएस का उपयोग है। बार बार ऑनलाइन अब तो हम प्रश्न इतना नहीं देख रहे हैं, लेकिन बार बार पूछता है सर क्या इससे बीपीएससी हो जाएगा। अरे भाई सेम ही तो मटेरियल है, भूगोल तो भूगोल ही है, एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। बात हम किए थे कि सर हमको जो है आईएएस बनना है, लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे। सर आपके नोट से नहीं हो जाएगा क्या, आपके नोट से नहीं हो जाएगा क्या। अरे मेरे नोट से हो जाएगा, लेकिन उस दिन निर्णय तो आपको लेना होगा ए या बी। मेरे नोट्स पढ़े होंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, निर्णयात्मक क्षमता तो विकास करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। निर्णयात्मक क्षमता कैसे दे दूंगा, तो वो विचार विकसित करना शुरू करिए। बेकार में ये मोटिवेशन के इंजेक्शन लगाने बंद करिए, एक्शन में आ जाइए। खासकर 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 2025 के लिए समय कम है, सरकारें बजट आते रहेंगे, बनाती रहेंगी, और उससे आपका मेरा कुछ होना हो 7% तो हम वैसे ही तोड़ देंगे, इतने तो हम हैं। ठीक है, इतना तो हम गली क्रिकेट में भी अगर करवा देना, अगर आईपीएल ना भी हो, गली क्रिकेट में भी अगर मैच की फीस लगा दें तो भारत उसमें भी पैदा कर देगा। बेकार में हमें बीसीसीआई और जय शाह नहीं चाहिए, उसके लिए हम लोग ही काफी हैं। बट सोच के देखिएगा। तो वाणिज्यिक पशुचारण कहां पर हो रहा है, इसका कहां पर हो रहा है, जल्दी बताओ, कौन लगाएगा दिमाग। विकसित देश जगह बताओ। अरे पैम्पास, जो पढ़ाता हूं उसी से पूछता हूं। प्रेरी, डाउन्स, अब सारे गिनवा देंगे। कैंटरबरी, कैंटरबरी कहां पर है, कैंटरबरी कहां पर है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के शीतोष्ण घास क्षेत्र कहां है, कैंटरबरी। ये जो कैडबरी आती है ना आपकी, कैडबरी यहां से आती है, उनका एक हेडक्वार्टर है वहां पर। अरे कैडबरी कंपनी का नाम है डेयरी मिल्क, सर डेयरी मिल्क,
हाँ वही वाला, कैडबरी कंपनी का नाम कैडबरी है। वो कहते हैं ना टूथपेस्ट की जगह कोलगेट, ये बेचारे ऐसे ही छपा हुआ है। ठीक है, हाँ जी। ये हो गया वाणिज्यिक पशुचारण हो गया। ये क्या होगा उसका उत्तर? शीतोष्ण घास क्षेत्र। ठीक है, क्लास का बैच अब वर्ल्ड ज्योग्राफी तो खत्म होने वाली है ना, अब तो मेरे लिए होना चाहिए मैं आपसे कोई भी प्रश्न पूछूं आप झट से आंसर दो। आप अभी भी छापने में लगे हो, है ना। अमन गंगवार सर, स्पीड का ऑप्शन रखिए, स्पीड का ऑप्शन है। चाचा जवाब भी दे दो कभी, स्पीड का ही ऑप्शन लेगा। स्पीड तो ऐसे कर रहा है जैसे मोटरसाइकिल पे दौड़ा जा रहा हो, इसलिए बंद कर दिया, चैट पढ़ना ही बंद कर दिया। आधा तो यही पूछ रहा है, स्पीड का ऑप्शन दो, स्पीड का ऑप्शन दो, स्पीड का ऑप्शन दो, स्पीड का ऑप्शन दो। चुनाव में आए हुए क्या? हाँ जी, ये सब क्या है? इनका कोई घर बार नहीं होता है, इनमें सब क्या है? पशुचारण, ये चलते फिरते रहते हैं। स्थायी कृषि ये है, स्थायी कृषि यहां पर। अब स्थायी कृषि दो तरह की होती है, एक तो जो भारत की कृषि है, इस कृषि को क्या कहते हैं? भारत की स्थायी कृषि को सघन कृषि। सघन क्यों? जितने लोगों सब आ जाओ, सब लग जाओ। सघन इंटेंसिव, वो देखो सबका साथ सबका विकास, तो एकदम नारे में ही चलता है क्या? सर डेयरी मिल्क, थोड़ा विकास कर लो। जब आ गए यहाँ पे तो कोई बात नहीं, आईएएस की तैयारी की याद तो रहेंगे। सघन, सघन मतलब इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाए। मुझे लगता है कि वो जो एमएमपी प्रोग्राम है, मास्टर स्ट्रोक का जो मैं प्रोग्राम करता हूं, उसमें जब मेरे पास 2000 एप्लीकेशन आ जाती है कि सर हमें भी करना है आपके साथ, तो मुझे लगता है कि मैं जो है उसमें बड़ा ही निर्वाह पे चलता हूं। सघन निर्वाह कार्य है वहां पर कि हम 50 60 70 80 से ज्यादा ले ही नहीं सकते, उससे ज्यादा समय नहीं मिलता। आपकी क्लास 6:30 बजे होती है, कार रोक के पेपर चेक कर रहा होता हूँ कहीं पे, कार रोकता हूँ और उससे पहले पेपर चेक करता हूँ एमएमपी। तो आप सोचिए, लोग टेस्ट सीरीज में पेपर नहीं चेक करते, किसी भी स्टूडेंट से चेक करवा देते हैं। हमने देखा यहाँ पे दिल्ली में बहुत सारी टेस्ट सीरीज, क्या होता है कि टेस्ट सीरीज में एक महात्मा गांधी नरेगा चल रहा है, जिसमें जो बच्चे पास नहीं हुए, जो सीनियर होते जा रहे हैं, वो कॉपी चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे बिना कोई पैसा लिए हुए, बिना कोई पैसा लिए हुए, सिर्फ एक विश्वास के साथ जहां होते हैं, सुबह दोपहर शाम जहां समय मिलता है बैठकर चेक करने लगते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ उत्तर जो है निबंध आते हैं, अपनी वाइफ को भी दे देता हूँ, लो तुम भी देख लो, इंग्लिश की टीचर रही हो, कुछ समझ आएगा, बच्चे का फीडबैक दे देना। इसे क्या कहा जाएगा? सघन, जहां से मिले, जो इंटेंसिव। लेकिन इसमें क्या है? इसमें क्या हजारों लाखों बच्चों को ले सकता हूं मैं? मेरी तो क्षमता है, मेरी क्षमता है कि नहीं? तो मुझे याद है 5 ऐसे किसने चेक किए हैं अभी, मैंने कुछ बहुत अच्छे एसेज आए थे, तो सिद्धार्थ का फोन आया था 118, मैंने सिद्धार्थ के 5 ऐसे आए अच्छे स्टूडेंट, बोला सर मुझे दे दो ना, मैं चेक करता हूँ। तो जो पास हुआ है वो, तो इसमें क्या होगा? एकदम घरेलू लेबर आ जाती है। मुझे मेरे एमएमपी के पुराने छात्र क्या लगते हैं? मेरे घरेलू लेबर होते हैं, तो वो घरेलू आ जाते हैं, उनका सुख दुख में वो तब भी साथी थे, वो अब भी साथी रहते हैं। सर मैं चेक करता हूँ ना सर, उसमें क्या दिक्कत है? मुझे पता है आप वैसे ही फंसे हुए होगे, क्लासेस भी लेनी है, सब कुछ लेनी है। तो ये होती है सघन कृषि, बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है अपनी फसल का। किसान जो है, जो है पूर्वोत्तर का किसान, जो बिहार का किसान है, अपनी फसल पूरे समय, सारे समय उसका ध्यान वहीं पर है। ठीक है, और उसमें उत्पाद कितना होगा? निश्चित रूप से अच्छा उत्पाद होगा, लेकिन अपने लिए बना रहा है। पंजाब का किसान क्या कर रहा है? पंजाब का किसान कह रहा है भाई देखो ये इतना बड़ा खेत है यार, मेरे बस की तो है नहीं, एक काम करो कोई लेबर मिलेगा क्या? हम देखते हैं उत्तर प्रदेश से, बिहार से कृषि लेबर आ जाता है, इसको ट्रैक्टर दे चला ले, कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं देखोगे? नहीं, मुझे देखने की फुर्सत नहीं है। क्यों फुर्सत नहीं है? मेरे पास ऐसे 5 खेत हैं, मेरे पास ऐसे 5 खेत हैं, ये रहा बोरा, इसमें जो है उर्वरक है, इसे डाल दियो, सिंचाई का ये रहा बटन, ट्यूबवेल दबा दियो, सिंचाई हो जाएगी। यहाँ पे बिहार में क्या होगा? वो बेचारा डीजल के हिसाब से, पर घंटा के हिसाब से सिंचाई का पे करेगा, उसके पास पैसा भी नहीं होता, इतना सिंचाई करवानी है नहीं करवानी है, तो उसका सारा ध्यान क्या है? अपने फसल के एक छोटे से प्लॉट पे, जैसे मैं मास्टर स्ट्रोक का ध्यान रख रहा हूं सिर्फ उन्हीं बच्चों पर। लेकिन कमर्शियल कोचिंग का क्या है? क्लास में हजारों बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और सब लोगों तक मैसेज जा रहा है, अगर मिल रहा है मिल जाए, नहीं मिल रहा है नहीं मिले। तो हमने कई बार देखा कि क्लास में जो बच्चा सीरियस होता है वही निकाल पाता है, वरना
दिक्कत है। और यहाँ तो अगर छात्र को अगर व्यक्तिगत रूप से कुछ पूछ लो तो बुरा मान जाता, मास्टर जी आप ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, कल कोई लिखी थी कि ये तो ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। हमने कहा भैया गड़बड़ है, कमर्शियल टीचिंग वाणिज्यिक टीचिंग करो, सीधा आए, हाँ भाई ये समझ में आया, समझ में आया, जिसकी समझ आया बहुत बढ़िया है, तुम जो है डॉक्टर नीट कर जाओगे, तुम इंजीनियर बन जाओगे, समझ में आ गया, मेरा काम खत्म, मैं जा रहा हूं। ऐसे ही पढ़ाया जाता है वो नीट। और उसमें मैंने कई बार जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, वो फिजिक्स वाला टीचर आता था, वो 15-20 मिनट में न्यूमेरिकल सॉल्व करा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, मेरी तो तार कब की टूट चुकी होती है, क्या कर रहा था भाई ये। उसके बाद बोलता देखा मुझे ही आता है, आप ही को आता है, सही बात है मेरा मतलब ही नहीं है। तो पहले दो तो समझ में भी आते न्यूटन के सिद्धांत के बाद, फिर तुम कौन कौन सा सिद्धांत लेके खेल लिए, इधर खेल लिए, उधर खेल लिए, और वो और भी ज्यादा जटिल लेकर आता है। दिक्कत यह है कि आपको मजे मजे में भूगोल आ गया, आप दाएं बाएं देखने लगे, आसमान वासमान देखने लगे, अरे यार ये मौसम है इसलिए वर्षा हो रही है। मजा नहीं आया यार, नोट्स नहीं लिखवाए इसने मुश्किल वाले जो रटने पड़ेंगे, जब तक दर्द नहीं होगा नो पेन नो गेन, याद है। मतलब भूगोल आ गया वो तो ठीक है, भूगोल आ गया तो क्या दिक्कत है, तो मेरे अंदर क्षमता थी, चाचा क्षमता थी तो पहले क्यों नहीं आया। पहले भटक रहे थे, तुम आज भी भटक ही रहे हो, ठीक है, तुम सेवन बंद करो वो सारी चीजों का है कि नहीं। और ये एक लिख रहा है, सर ना खतरनाक तरीके से बोलने लगते हैं जब गुस्सा होते हैं। इन लोगों को यही लगा हुआ, पढ़ने लिखने कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, बेचारे ने आज तक एटलस में इनको दिल्ली मिली है, भारत का मानचित्र खोलेगा दिल्ली भी नहीं मिलेगी, अगर मास्टर उसमें व्यथित हो जाए कहे भाई नहीं मिल रही, बुरा बोलता है, बुरा बोलता है, मेरा हौसला टूट गया। अबे घोंसला था जो टूट गया, सच में कुछ होता तो बात भी थी। तो बिना कोई वो नहीं, सिर्फ कहानी, पूरी की पूरी कहानी क्या है, सगन। तो निकला कितना, 2 बोरा भर के अनाज निकला, उसी में जीना है, उसी में मरना है। इसका क्या निकला पंजाब वाले का, पंजाब वाले के 100 बोरे निकले हैं, और सीधा क्या करेगा, एफसीआई के गोदाम में वो सारा का सारा चला जाएगा, और जाकर वो किसान के पास फुर्सत भी है लड़ने के लिए, एमएसपी क्यों नहीं दोगे, सरकार की गारंटी है दो, वो वहां भी जाएगा। लेकिन ये सीमांत किसान बेचारा क्या करेगा, कुछ अपने लिए कुछ हो। तो यहां पर क्या हो रहा है, भारत में, पूर्वी भारत में, साउथ ईस्ट एशिया में क्या हो रही है, सघन और निर्वाह कृषि। निर्वाह मतलब केवल अपने, मैं तो कह रहा हूं यहां बहुत से छात्र निर्वाह कृषि करते हैं। निर्वाह कृषि का मतलब क्या है, सर देखो अपने भर के लिए सर नोट्स हो जाए, सर परीक्षा तो देखी जाएगी, सर कम से कम ये तो हो जाए, इतना पैसा दिए थे तो इतना हमें नोट्स मिल गया। निर्वाह कृषि में चल रहे हैं। और वाणिज्यिक वाला क्या करता है, आप हैरान हो जाओगे। मेरे पास एक छात्र आया, छात्र आसाम के पीसीएस में रैंक 6 था, सीएपीएफ में शायद रैंक 15 होगा, सीएपीएफ पास कर लिया, सीएपीएफ यूपीएससी लेता है पुलिस वाला जो है, और उसके बाद आसाम में रैंक 6 आया, और मास्टर स्ट्रोक का ही छात्र था, और यूपीएससी का इंटरव्यू आया। मैंने कहा यार हैट्रिक लग जाएगी यार अगर तीनों हो गए तो। सोचो कितना वाणिज्य के तीनों हो गए, किसी कारण से उसका यूपीएससी में नहीं हुआ था, वरना वो होता है ना हैट्रिक गेंद, एकदम इतनी खुशी थी कि यार वो बच्चा तीनों चीज निकल गया, सीएपीएफ दिया, सीएपीएफ पास हो गया, आसाम पीसीएस में रैंक 6 आ गया, यहां भी आ जाए। उस साल नहीं आया, अगले साल आ गया। फिर से आपसे कह रहा हूं, अगर आपने अपनी तैयारी अच्छी की हुई है और इस परीक्षा को सच में उसके शब्दों को भी समझा, उसके सार को भी समझा, अपने शिक्षकों से इतनी चीजें आपने ली हैं, सभी शिक्षकों से, तो आप गिर नहीं सकते भाई, बिल्कुल पास होंगे। ये गुस्सा होता था ऐसा मुंह बना लेते हैं, मुंह देखने आया था, भूगोल तो देखा नहीं, मैप तो खोला नहीं, लगे हुए। तो इसीलिए पहली चीज क्या होगी, फिर जितना भी आप ऑनलाइन शिक्षा को प्रभावी बना सकते हैं कि आपको लगे लगभग लाइव क्लास हो रही है, तो हम भी उस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि यार क्यों लाइव करनी है, चलो दुकान चल रही है। वाणिज्यिक कृषि, आप कई बार शिक्षक का मनोबल तोड़ के शिक्षक को वाणिज्यिक काम करने पे मजबूर कर देते हैं, सोच के देखिएगा, ठीक है। निर्वाह कृषि, स्थानीय संसाधन, संपूर्ण या लगभग उपयोग, संसाधन में पूरा परिवार भी होता है, सबके सब। वो कहते हैं ना गरीबी क्यों बढ़ रही है, बिकॉज मोर चिल्ड्रन मीन्स मोर हैंड टू वर्क। वो सोचते ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा हाथ मिलेंगे, लेकिन ज्यादा हाथ नहीं मिलते, क्या मिलते, ज्यादा मुंह मिलते हैं खाने के लिए, मोर माउथ्स टू फीड। हो जाता है कि नहीं हो जाता।
आदिकालीन एवं सघन ये काम चल रहा। रोपण कृषि, रोपण कृषि क्या है? जिसमें हमने कुछ प्लांटेशन क्रॉप लाए। खासकर ये कहां पर थे? ये हमारे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में होती है। चाय, कॉफी, कोकोआ, रबड़, गन्ना, ये कहां पर होता है? हमारे यहां पर होता है। लेकिन समझदार कौन निकले? यूरोपीय लोग निकले। तो उन्होंने कहा सुनो यार, ये हमको समझ में आ गया, उगवाएंगे इनसे और बेचेंगे बाहर। आज भी आपको बताना चाहता हूं, विश्व की सबसे महंगी चाय, सबसे महंगी चाय की जो जो कंपनियां हैं, जो उसके चाय के क्रय विक्रय में है, वो यूरोप से आती है। चाय कहां पे बन रही है? आपने सुना दार्जिलिंग चाय, दार्जिलिंग चाय। बट विश्व में बड़े से बड़े 5 सितारा होटल में चले जाइए, जो चाय आएगी, चाय ली तो यहीं से होगी, लेकिन जो उसकी विक्रय कंपनी होगी, सेवा क्षेत्र जो उसका विक्रय कर रहा है, वो कौन कर रहा होगा? यूरोपीय। और मुझे बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी के जब आपने अगर इतिहास पढ़ा हो, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने टी ट्रेड के चाय के व्यापार पे कितनी बात होती है कि नहीं होती है? चाय की तब से दिमाग चल रहा है उनका। हम लोगों का क्या है? रोज चाय पियेंगे, चाय के बिना जी नहीं सकते, अपना बनाएंगे, अपना ही पी लेंगे। वो शोले फिल्म में है ना, बीड़ी बनाने के फायदे, खुद ही बनाओ, खुद ही पी भी लो। यूरोपीय लोग, बनाओ बीड़ी, बनाओ सिगरेट, पिलाओ दुनिया को। तो आपका दुनिया की जो सबसे महंगी सिगरेटें आती हैं, बीएनएच हुआ और मालबोरो, ये जो जितनी कंपनियां हैं, ये सब कहाँ का तंबाकू यूज करते हैं? यूएसए में वर्जीनिया, यूएसए में वर्जीनिया क्षेत्र है, यूएसए के पूर्वी तट पे, फिर दिखाऊंगा आपको, वर्जीनिया का तंबाकू। और जैसे आपने चाय के व्यापार के बारे में सुना कि चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी यहां लेकर आई, जब इन्होंने यूएस पे कब्जा किया तो तब तंबाकू का व्यापार था। उन लोगों के पास तंबाकू भी नहीं था, उन लोगों के पास तंबाकू भी नहीं था। वो गए, यूरोपीय लोग गए, उन्होंने क्षेत्र ढूंढा और वहीं जाके तंबाकू का उत्पाद का विकास करना शुरू किया और खुद क्या करना शुरू किया? तंबाकू के फिर सिगरेट बनाकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग, विक्रय उन्होंने शुरू किया। ठीक है, तो ये रोपण कृषि हो गया। और जो भी लोग इसमें घबराए हुए हैं, कहां मिलेगा? एनसीईआरटी चैप्टर भी बता दिया, अध्याय 4 इकाई 3 सब कुछ बता दिया। भूमध्य सागरीय, ये कहां पर है? ये आपको बता चुका हूं, विशेष कृषि है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र भी लिखवा चुका हूं, सारे के सारे। बागबानी होती है, यहां पर रसदार फल आते हैं, वो है। सहकारी कृषि, सहकारी कृषि क्या होती है? कोऑपरेटिव फार्मिंग, कई लोग मिलके करते हैं। तो भारत में अब अगर मैं कहूं सहकारी कृषि का एक अच्छा उदाहरण जो मुझे आता है, वो आता है गन्ना की कृषि। गन्ने की कृषि दक्षिण भारत में सहकारी में होती है। गन्ने का किसान जो है दुखी रहता है उत्तर भारत में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान जो है, गन्ने का किसान, वो अकेला किसान है। लेकिन दक्षिण भारत में जो महाराष्ट्र में कृषि हो रही है, वो कैसी हो रही है? सामूहिक हो रही है। ऐसा ही आपने अमूल के बारे में सुना, दुग्ध उत्पादन जो है वो क्या होता है? सहकारी में होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं विश्व भूगोल बता रहा हूं, तो सहकारी कहां पर होता है? सोवियत संघ में। सोवियत संघ में जो कृषि होती थी वो दो तरह से होती थी, वो दो तरह से होती थी। एक तो सरकार के खेत हैं। खेत किसके हैं? सरकार। उन्होंने कहा यार कोई छोटा किसान, कोई बड़ा किसान, बड़ा किसान जो है पूंजीपति हो जाता है, उसको लाभ हो जाता है, छोटे किसान बेचारे के मार पड़ जाती है। तो उन्होंने क्या किया? पूरी जमीन पे किसका कब्जा हो गया? सरकार का। तो वो किसके हो गए? सरकार के खेत हैं। तो अब हम क्या हो गए? हम किसान हैं, सब लोग किसान हैं, सब लोग किसान हैं, तो जाओ खेती करो। अब सोचो किसान में भी कुछ तो काम करने वाले हैं, कुछ कामचोर भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो वहां पर क्या हुआ कि सामूहिक खेती का मतलब आप पूरे दिन क्या करेंगे? खेती करेंगे, और शाम को सरकार आपको वेतन देगी? नहीं, खाना पीना दे देगी। ये एक कारण क्यों ये सिस्टम फेल हो गए, ये कारण क्यों ये सिस्टम, क्यों सोवियत सिस्टम फेल हो गया? हर चीज पे अधिकार किसका है? सरकार का। उद्योग कौन चला रहा है? सरकार। कृषि कौन चला रहा है? सरकार। स्कूल कौन चला रहा है? सरकार। अस्पताल कौन चला रहा है? सरकार। स्पेस में, अंतरिक्ष में अनुसंधान कौन चला रहा है? सरकार। तो सरकार के पास सब कुछ है। सरकार ने कहा सुनो भाई, ये वाला समूह तुम लोग जाओगे खेती करोगे, लेकिन मुझे खेती पसंद नहीं है। किसे पसंद नहीं है? जेल में जाओगे खेती करोगे, ठीक है। तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग जो है स्पेस अनुसंधान करोगे। सर स्पेस मुझे कुछ पता नहीं, सिखा देंगे, कोई बात नहीं, चलो। तुम्हें रॉकेट बनाना है, ये रॉकेट बनाएगा। तुम्हें क्या करना है? देश की आबादी,
तुम सारे बच्चे पैदा करोगे, लेकिन सर मुझे भी करना है। तुम्हारी बारी आई क्या? बैठो, तुम सारे हो, तुम लोग क्या करोगे? ओलंपिक आ रहा है, ओलंपिक की तैयारी करो। सर लेकिन मैं खिलाड़ी हूं। तुम्हें खेती का आना, तुम खेती करो। इसमें क्या हो गया? आपकी फ्री विल खत्म। जो कई लोग कहते हैं, कई लोग जो ये सोच रखते हैं कि इस तरह का सिस्टम ज्यादा बढ़िया होगा, सोचिए आपकी फ्री विल खत्म हो जाएगी वहीं पर। उसके बाद ये लोग गए खेती करने। इसमें 5 लोग पत्ते खेल रहे थे, बाकी बेचारे पावड़ा लेके खेती कर रहे थे। शाम को आए, सबको बराबर खाना मिलेगा, जिसने काम किया चाहे नहीं किया, गए थे वही है। तो फिर ये जो 5 लोग वहां पे काम नहीं करके आए, बाकी लोग भी कहेंगे भाई हम भी नहीं करते, क्योंकि खाना खिलाना किसका काम? सरकार का काम। वो खिलाएंगे हमें खाना। तो वो जो आपको मिलता है कि अनाज इतने में दिया जाए, वो जाए, सरकार आपको पालने लगी। तो पालने लगी में दिक्कत क्या हो गई कि सभी लोगों ने काम करना बंद कर दिया। ऐसा हो गया कि वैसे तो सोवियत संघ एक बड़ी शक्ति था, लेकिन अंदर से एकदम खोखला हो गया। उनके उद्योगों में काम नहीं होता था। उनके जो सरकार चला रहे हैं वो भ्रष्ट निकल आए। उन्होंने अपना पैसा रखना शुरू कर दिया और लोग जो है अमानवीय तरीके से रह रहे हैं। इसलिए सोवियत संघ टूटा और सोवियत संघ से क्या निकले? देश निकले। अब जब देश निकले तो वहां पर जो लोग थे उन्हें बहुत ज्यादा स्किल नहीं थे, प्रशिक्षित नहीं थे, वहां और चुनौती हुई। तो आज तक ये समस्या वहां पर बनी हुई है। तो इसके कुछ लाभ भी थे सामूहिक कृषि के, कि भाई एक साथ अगर आपकी जमीनें छोटी हैं तो समझदारी है कि नहीं। अगर बिहार के किसान की छोटी छोटी जमीनें हैं और वो ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता, अगर 20 किसान जुड़ जाएं और एक ट्रैक्टर भी ले लें, तो क्या वहां पर समझदारी वाला काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन दिक्कत क्या है? ये किसान की जाति ये है, इसकी जाति ये है, इसकी जाति ये है, हम ये 3 जाति वाले कैसे मिल जाएंगे? आपको समझ नहीं है इतनी? आप कौन से मास्टर हो? सही बात है यार, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके लिए क्या कहा जाता है? भूमि सुधार। भूमि सुधार आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया होगा कि जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया। जमींदार के पास सारी जमीन है, बहुत सारी बेनामी जमीन है। लेकिन भूमि सुधार जब करने आए तो कौन आया? कलेक्टर आया। उसने कहा भाई ये बहुत ज्यादा बड़ी जमीन है आपके पास, आपको छोड़नी पड़ेगी। तो जमींदार ने कहा आइए बैठिए, चाय पानी हो जाए, थोड़ी बातचीत हो जाए, एक प्लॉट आपका भी काट देते हैं, सब हो गया। तो जमींदारी, बात यह है कि वो भू सुधार होंगे या नहीं होंगे। तो भारत में भू सुधार केवल 2 राज्यों में बहुत ज्यादा तेजी से हुए। कौन से 2 राज्य हैं? पंजाब में भू सुधार हुआ है, पश्चिम बंगाल और केरल। क्यों? कम्युनिस्ट सरकार। कौन सी सरकार? कम्युनिस्ट सरकार ने कहा ठीक है, सब कुछ किसका पास होगा? और केरल में आप देखेंगे जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, आप हैरान हो जाएंगे, सरकार सच में देखती है। और केरल में आप देखेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में सबसे आगे रहता है वो। और आप देखेंगे केरल में महिलाओं का स्तर, महिलाओं की शिक्षा का स्तर, वो भी सबसे आगे है। महिलाओं में अगर केरला की बात करेंगे, केरला में शिक्षा के स्तर में, स्वास्थ्य के स्तर में, हर चीज में वृद्धि है। लेकिन क्या वो पूर्ण रूप से सही है केरला मॉडल? उसमें भी चुनौतियां आती हैं। अगर सारा ही सरकार करेगी, निजी क्षेत्र नहीं आएगा, तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? तो वहां की भी चुनौतियां हैं। और हमारी तरफ अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें, तो जो जमींदार थे वो जमींदार आज भी हैं। अब उनके कई तरह से उन्होंने अपनी जमीन पे अभी भी कब्जा बनाया हुआ कि नहीं बनाया? और ज्यादा कुछ नहीं होता तो आज भी जातीय आधार पे जो है लोग अपने गठबंधन करते कि नहीं करते? तो वो सारी चीजें अपने आप में चुनौतियां हैं। और इसको क्या कहा जाता है कि कोई भी विज्ञान, कोई भी भूगोल, कोई भी इकोनॉमिक का शिक्षक समाज को और संस्कृति के ऊपर नहीं हो सकता। वो सब क्या है? थ्योरेटिकल है। मैं चाहकर भी समाज की सामाजिक उसको तोड़ सकता हूं? नहीं तोड़ सकता हूं। जो एक सोच बन गई है, ऊंची जाति नीची जाति, ये धर्म, वो संप्रदाय, वो बहुत गड़बड़ करता है। और उसका लाभ कौन उठाता है? मंत्री संतरी उठाते कि नहीं उठाते? चाहे कुछ भी हो, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन है तो अपने ही ना। फिर अपने कैसे हैं जब कुछ मिला नहीं तो? है कि नहीं? खैर, वो सारी चीजें फिर नेतागिरी हो जाती है। सहकारी कृषि, अपने इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं, जो मैंने अभी आपको उदाहरण सहित बताया। स्वेच्छा से एक सामूहिक कृषि की जाएगी, पूरा संपूर्ण स्वराज समाज का स्वामित्व होगा। 2 तरह के खेत हुआ करते थे। एक होता था सोवखोजी। सोवखोजी का मतलब सोवियत खेत। एक होता था कोलखोजी। कोलखोजी मतलब कलेक्टिव खेत, मतलब पूरा गांव मिलके, गांव की पंचायत की जमीन है। किसकी जमीन?
गांव की, तो सरपंच डिसाइड करेगा। कुछ समुदायों को दे देते उनको कोलखोजी कहा जाता था, कुछ सरकार के पास होते थे केंद्र सरकार, उनको सोवखोजी कहा जा सकता। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपके प्राथमिक क्रियाएं मैंने कराई हैं। कल हम करेंगे, आप एक प्रश्न लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे, इस पे सोच के आना है। इस पर सोच कर आना है। विश्व के प्रमुख मत्स्यन केंद्र, विश्व के प्रमुख मत्स्यन केंद्रों का वर्णन करें। विश्व के प्रमुख मत्स्यन केंद्रों का वर्णन करें। करे के बाद पूर्ण, ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगाया? मैंने प्रश्न पूछा क्या? अभी तो करें ही कहा है, एकदम प्रश्न हो गया। प्रश्न का मतलब ये होता है कि ये आना ही आना है। ठीक है, अब दूसरा, शीतोष्ण क्षेत्र का मत्स्यन उद्योग, शीतोष्ण क्षेत्र का मत्स्यन उद्योग, शीतोष्ण क्षेत्र या शीतोष्ण कटिबंधीय मत्स्यन उद्योग उष्ण कटिबंधीय मत्स्यन उद्योग से बेहतर क्यों है? यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र का मत्स्यन उद्योग उष्ण कटिबंधीय मत्स्यन उद्योग से अधिक विकसित क्यों है? बेहतर क्यों है या अधिक विकसित क्यों है, ये सोच कर आना है। ठीक है, सोच कर आएंगे। तो विश्व के मत्स्यन के क्षेत्र आपको पता होने चाहिए। कहां से देखेंगे? एनसीईआरटी से देख ले, नहीं तो इंटरनेट पर देख सकते हैं, और फिर इस पे चर्चा भी करेंगे और थोड़ा उत्तर लेखन भी सीखेंगे। अब जब बैच खत्म होने वाला है विश्व भूगोल का पार्ट, तो इसके कुछ प्रश्न किए जाए। तो कल हम कुछ प्रश्न भी करने वाले। एक प्रश्न मैंने आपको इसलिए दे दिया कि आप ऐसा ना लगे कि आप बिना पढ़े आ गए, तो ये कल बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय।